ठीक है, एक मिनट। सर जी जी सर जो हमने ग्राफ्स वगैरह प्लॉट और जो हमने स्टार्टिंग वैल्यूज लेके डिफरेंट पॉइंट्स में निकालने हैं सर, वो क्या हम कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मैटलब वगैरह या कोई और चीज़ यूज करके निकाल सकते हैं, या हैंड से हाथ से असल निकालें? में असाइनमेंट आप लोगों को जो है ना, क्योंकि प्रोबेबली मिड टर्म के बाद मतलब ये कि यूनिवर्सिटी जो है ना, मतलब ये कि ऑन कैंपस होगा, अभी तक तो ऐसे ही है। तो ये कि आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवानी है, मतलब उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। तो उसमें यही जब भी मैंने जो लिखा था कि हैंड रिटन असाइनमेंट्स के जो चीज़ आपको हाथ से सॉल्व करनी है, इक्वेशन है कुछ, वो सब आप हाथ से करेंगे। लेकिन जो मैटलैब के रिजल्ट्स हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, मैं मैटलैब ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप बात चीज़ें एक्सेल में आप अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सब उसमें नहीं हो सकती। आज मैं कुछ कोड भी दिखाऊंगा, तो वो मतलब उसके रिजल्ट जो है ना, ग्राफिकल रिजल्ट, वो आप प्रिंट करके उसमें जरूर असाइनमेंट में अटैच करेंगे। वैसे जो सॉल्व करना है सारा का सारा, वो ऐसा नहीं हो कि आपके पास सारा का सारा कंप्यूटर टाइप्ड हो। आपके हाथ से सॉल्व होना चाहिए। मैथ्स जो कुछ है वो हाथ से सॉल्व, जो डेरिवेशन है, इक्वेशन है, सब कुछ है। और जो कमेंट्स हैं वो सब आप हाथ से लिखेंगे। लेकिन ये कि जो ग्राफ्स हैं डेफिनेटली वो आप प्लॉट करेंगे, मैटलैब यूज कर लें या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर लें, और उसके फिर रिजल्ट्स अटैच कर देगा इंशाल्लाह। कोई और बात अगर पूछनी तो पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक और क्वेश्चन था कि जिस तरह स्पीशीज की इंट्रैक्शन जो है, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जीरो से बिलो नहीं होती और जीरो से लेफ्ट साइड पे भी नहीं होती। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का है उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उस फोर्थ बिल्कुल क्वाड्रेंट में एनालाइज करेंगे उसको? करेंगे। अरे असल में मसला यही है कि जैसे जो मैं जब सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं उसमें ये बात कह रहा था, असल में जितने भी ये सवाल हैं ये हर सवाल डिफरेंट है। और उसकी कोई जेन्युइन इंटरप्रिटेशन होती है, मतलब चीज की। मतलब मैंने जो पिछले जो सवाल सॉल्व कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि जी इनिशियल कंडीशन मेरे केस में जो जो सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव बनने का मतलब हमारे पास ये है कि जी मेरा इनिशियल पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे लाई नहीं कर सकता। मतलब पॉपुलेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। लेट सपोज अगर मैं एक पॉपुलेशन यहाँ कहता हूँ कि जी ए, आपके पास ए पॉपुलेशन है और दिस इज बी, तो मतलब आई कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लाइक -10,0। मतलब मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बट दिस डज नॉट हैव एनी इंटरप्रिटेशन। मतलब मैं क्या कहूंगा कि मतलब -10 पॉपुलेशन का क्या मतलब है? अगर 10 मरे हुए भी हैं देन दे आर काउंटेड एज जीरो। लेकिन अगर यही सिस्टम मेरे पास, लेट सपोज कोई फाइनेंशियल सिस्टम है, और मैं कहता हूँ कि जी उसको एनालाइज करो, तो उसके अंदर नेगेटिव से स्टार्ट करना इट मेक सम सेंस। कि जी लेट सपोज हो सकता है कि भाई वो आदमी जो मतलब जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या जो मॉडल मैं बना रहा हूँ उसके अंदर हो सकता है वो पहले ही नेगेटिव में हो, मतलब उसको पहले ही जो है ना वो कर्जे में डूबा हुआ हो, और ये कि उसको जो है ना ही हैज टू पे बैक सम अमाउंट। तो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन बन सकती है। या फिर कोई हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, मैं सिस्टम को हीट कर रहा हूँ मुझे सर्टेन टेम्परेचर्स पे, तो अगर वो बहुत ठंडा है या फिर मैं कुछ ऐसा मतलब सिस्टम डिजाइन करता हूँ, हमारे यहाँ कंट्रोल्स में इस तरह होता है बाज़ाफ़ा कि आप पॉजिटिव इनपुट देते हो, नेगेटिव आउटपुट आ रहा होता है, हम उसको आपके पास हमारे उनको कैटेगराइज किया जाता है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम्स में। तो वो सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो उनकी फिजिकल एक इंटरप्रिटेशन, उनकी मीनिंग होता है, उस नेगेटिव चीज का भी मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं हीटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ जी माई सिस्टम इज समवेयर हियर, तो ये है कि ये हो सकता है कि ये सिस्टम बहुत गर्म है और मुझे उसको ठंडे की तरफ लेके जाना है, या सिस्टम बहुत ठंडा है और मुझे उसको गर्म की तरफ, वट एवर इट माइट हैव सम इंटरप्रिटेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन बाद चीजों में नेगेटिव पॉजिटिव की इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो आप देखिए, जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ वो डिफरेंट है, और जो आपके सवाल हैं वो डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट है। तो उसके अंदर मतलब अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो उसका कोई मतलब उसकी कोई मीनिंग होगा, तो वो बात है। और अगर आप समझते हैं कि वो मीनिंगलेस बात है, तो यू राइट इन योर सर लाइक असाइनमेंट। प्रेडेटर प्रे मॉडल जो है, जी जी, ये भी प्रेडेटर प्रे प्रेडेटर मॉडल प्रे असल में मॉडल आज जो है बहुत सर, डिटेल में उसमें तो आएगा। नेगेटिव पॉपुलेशन हमारे पास नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कि अभी जो इसके बाद आएगा वो आज प्रेडेटर प्रे मॉडल और डिटेल उसका एनालिसिस होगा। तो वो आज मतलब मैं लेक्चर डिस्कस करता हूँ देखो, और उसके बाद फिर आप आज के लेक्चर के एंड में आप दोबारा पूछ लेना अगर कोई आपको ऐसी कंफ्यूजन हो। ठीक है? ठीक साइन ठीक सर, कन्वेंशन थैंक यू। हैज सम मीनिंग, मतलब ये कि वो मीनिंगलेस बात नहीं होती है। अच्छा, एक मिनट, आई थिंक ये नहीं चल रहा आज जो है ना, एक सेकेंड। नो दिस इज नॉट वर्किंग। अच्छा ठीक है भाई, मैं इसको माउस से ही मूव कर देता हूँ, वो जो है ना वो टच पैड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लगता है मुझे ये।
ये ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ग्राफिक। अच्छा, पिछले बार हमने जो काम किया था, मैंने ग्राफिक एनालिसिस का काम किया था, वो हमने समझा था, देखा था एक प्रॉब्लम था, उसको हमने एनालाइज किया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देखे और फिर उसके बारे में हमने कुछ कमेंट्स दिए थे। और हमने कहा था कि भाई ग्राफिकल एनालिसिस जो है ना, उससे हमें एडवांटेज था कि हमें कुछ एक जनरल आइडिया हुआ था कि हो क्या रहा है। आज ये जो प्रॉब्लम अभी मैं डिस्कस करता हूँ, आज ये दोनों प्रॉब्लम जिसके साथ मैंने ये काम किया कि वो जो लिंक आपको भेजा था फेस पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने का, उसको भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन यूज दैट टू इंटरप्रेट समथिंग अबाउट आवर मॉडल। और फिर ये कि मैटलैब के अंदर मैंने बाकायदा मतलब कोड किया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को, कि ये जो एक्चुअल फेस पोर्ट्रेट के अंदर होता है रियल टाइम में इसका मतलब होता क्या है। तो वो सब मैं इंशाल्लाह आज आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको असाइनमेंट में भी उससे हेल्प हो जाएगी। ये जो मैटलैब का कोड है ये भी मैं आपको दे देता हूँ, और पुराना जो कोड था वो भी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि ये कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स में इन कोड्स को यूज करें और मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप बेहतर करें इसमें। अच्छा, ये कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन ऑफ अ ग्राफिकल एनालिसिस, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द मोशन नियर अ रेस्ट पॉइंट यूजिंग ओनली ग्राफिकल एनालिसिस। मतलब ये कि अगर हम सिर्फ ग्राफिक एनालिसिस करें और हम ये कहें कि हमारे पास जो है ना, हम कंप्लीट उसकी जो है ना, मतलब ये कि ट्रेजेक्टरी डिटरमिन कर सकते हैं, तो ग्राफिक एनालिसिस के अंदर थोड़ी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन यहाँ पे थोड़ी डिस्कस होती हैं। To understand this limitation, consider the rest point and the direction of motion of the trajectory shown in figure 12.9. अब वो कहते हैं you have this 12.9 और यहाँ पे आपके पास इसके अंदर मतलब मैंने डिटरमिन किया। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये मैंने कैसे डिटरमिन किया था? मतलब पहले पिछली दफा मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा कि ये जो चीज आपके पास है, लेट सपोज ये जो मूवमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट कैन बी एनीवेयर। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये इसका ये जो एरोज हैं, ये एरोज कैसे बनाए थे? कुछ याद है? पिछले बार मैंने बताया था ये क्या चीज है? किसी ने तो लेक्चर गालिबन सुना होगा डेफिनेटली पिछले हफ्ते के बाद, वो रिव्यू किया होगा उन चीजों को जो मैंने पढ़ाई थी। मतलब यहाँ पे उसने 12.9 दिया, तो मतलब दिस इज द टॉपिक। सर जब dx/dt हमारे पास 0 होगा तब बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको गुड। वर्टिकली क्रॉस मतलब कर यहाँ पे सकते हैं। असल में मसला ये है कि ये तो वो बात है कि जब आपके पास dx/dt एंड dy/dt दे बिकम जीरो, ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें पिछली दफा गुजर चुकी हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू रिवाइज। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो हमने कैसे निकालते हैं, हम dx/dt और dy/dt को हम जीरो पुट करते हैं, वी गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, द रेस्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं, द रेस्ट पॉइंट एज वेल। अच्छा, ये है कि मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एरोज बने हुए, ये एरोज कैसे डिटरमिन किए थे? ये एरोज जो मैंने डिटरमिन किए थे, ये मैंने किए थे आपके पास dx/dt और dy/dt। मैं इनके साइंस देख रहा था कि whether they are greater than 0 or whether they are less than 0, what are their signs in different regions। उसके बाद मैं जो है ना ये डिटरमिन कर रहा था कि आपके पास ये एरोहेड का क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये बात पिछली दफा गुजरी थी, आप पिछले लेक्चर को देखेंगे आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगी, और डिस्कस हुई थी पूरी उसमें। बहरहाल ये है कि यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि जी मेरे पास एक रेस्ट पॉइंट है और मैंने ये डिटरमिन किया उसके नियर, उसके विसिनिटी के अंदर, कि जी मेरे जो ये एरो हेड्स हैं वो इस डायरेक्शन में, मतलब dx/dt इज चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं, इफ आई हैव दिस फेस प्लेन, दिस इज xy, तो अगर मेरे पास ये एरो है, आई हैव दिस एरो, तो आपके पास दिस इज dx/dt is greater than 0, मतलब the system will move in this direction, the x will increase but the y won't increase। मतलब इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास जो है ना dy/dt आपके पास 0 चल रहा होगा और आपके पास dx/dt पॉजिटिव होगा। ये इंटरप्रिटेशन ही पिछले दफा मैंने आपको बताई थी, और उसका ये एरो इस तरह बनता है। यहाँ पे उसे भी कहना चाह रहा है कि जब मैंने ये 4 एरोस बनाए और मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास यहाँ पे इसके करीब मूव कर रहे होंगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पिछली दफा की जो मैंने दिखाई थी, ताकि उसे आप रिलेट कर लो, ये चीज है यहाँ पे, और इवन इससे पहले ये जो आपके पास फिगर था, ये जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये आपके पास कैसे बन रहा है, ये चारों डायरेक्शंस के अंदर मैंने ए भी समझाया, बी भी, सी भी और डी, आपके पास ये सी डी, ये चारों, और फिर उसके बाद कि भाई इस तरह का डायरेक्शन ऑफ मोशन बन रहा है। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास ये कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, ये दो एरोज इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और दो एरोज इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी हमने डिस्कस की थी। अभी वो एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा है, अभी वो हाइपोथेटिकल उसने केस लिया, उसने कहा कि भी मेरे पास जो हाइपोथेटिकल केस ऐसा बनता है कि उसकी जो है ना ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ये बनती है जो उसने फिगर 12.9 में, दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस, सिर्फ समझाने के लिए
उसके बाद वो रियल एग्जाम्पल की बात करता है, वो रियल एग्जाम्पल उसकी ये है, दिस इज अ रियल एग्जाम्पल। लेकिन अभी एक बात आप समझे, उन्होंने कहा ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल केस है। अच्छा ये मैं बताऊं कि ये जेन्युइन एग्जाम्पल है, बाद में जाके मतलब ये जो मैं नॉन लीनियर सिस्टम्स कोर्स पढ़ाता हूँ सीनियर ईयर्स में, मतलब ये 3rd 4th सेमेस्टर के अंदर, मतलब मास्टर्स MS PhD में, तो हमारे पास इसका एक जेन्युइन एनालिसिस होता है। जितने भी ऑसिलेटर्स बनते हैं ना, नॉन लीनियर ऑसिलेटर्स जो बनते हैं, उसकी बेस ये है, उसकी मैथ्स ये है। ऑब्वियसली हम उधर तक नहीं जाएंगे क्योंकि उसके अंदर फिर पॉइंट बेंडिक्सन थ्योरम आता है, सब कुछ आता है। वो इस सब्जेक्ट का जो है ना, मतलब ये है कि उस वो कवर नहीं होता करिकुलम के अंदर, वो थोड़ी एडवांस चीज है। बहरहाल ये कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा अभी तो मैंने सिंपल ये बात बताई कि जी आपके पास ये पॉइंट मैं एलैबोरेट करूं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द मोशन नियर अ रेस्ट पॉइंट यूजिंग ओनली ग्राफिकल एनालिसिस। ऐसा नहीं कि ग्राफिकल एनालिसिस आपने किया तो यू कैन गेट अ कंप्लीट पिक्चर। टू अंडरस्टैंड दिस लिमिटेशन कंसीडर द रेस्ट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी शोन इन फिगर 12.9 में आपने देखा कि वो उसके गिर्द जो है ना वो घूम रही हैं। The information given in the figure is insufficient. This is insufficient information in figure 12.9 to distinguish between the three possible motions shown in figure 12.10. वो कहता है कि आपके पास मैं ये डिटरमिन नहीं कर सकता जो मैंने एनालिसिस किया है 12.9 के अंदर विद द डेरिवेटिव्स, मुझे यहाँ से नहीं पता चल सकता कि जी मेरे पास सिस्टम जो है वो क्या होगा। क्या मेरे पास सिस्टम जो है, आज असल में मेरा थोड़ा सा ये कंप्यूटर थोड़ा सा इशू कर रहा है। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि व्हाट विल हैपन, क्या मेरे पास केस ए होगा आपके पास जिसके अंदर, ये सब बातें मैं अभी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस ए आपके पास है जिसके अंदर कंप्लीट जो है ना आपके पास वो एक लिमिट साइकिल में चला गया। लिमिट साइकिल का मतलब है ये उसके गिर्द घूमे चले जा रहा है, उसके गिर्द घूमे चले जा रहा है, तो ये चीज है। क्या मेरे पास ये फेस प्लेन बनेगा या मेरे पास एक, the second one is this one, कि मेरे पास मैं कहीं से शुरू करूंगा, I will always move towards the stability equilibrium की तरफ जाऊंगा, या मेरे पास बिल्कुल रिवर्स बन जाएगा कि मेरे पास मैं कहीं से भी शुरू करूंगा और मैं स्पाइरल आउट कर जाऊंगा। ये अनस्टेबल है, मैं इसके नीचे ड्रॉ भी कर देता हूं इस चीज को। ये आपके पास स्टेबल है, बल्कि सिम्प्टोटिकली स्टेबल है, और ये आपके पास सस्टेन्ड ऑसिलेशंस है, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। लेट मी राइट विद द ब्लू इंक ताकि वो तीनों को जो है ना, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, मतलब उसने सिंपल यहां समझाने की कोशिश की है कि ये जो आपने यहाँ पे जो ग्राफिकल एनालिसिस किया बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, जो भी आपने पिछले दफा एग्जांपल पढ़ी थी, तो आपने उसका उस नॉलेज को यूज करके आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया गया और आपने डिटरमिन किया कि भाई ये एरोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो एरोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का मोशन है, ये इस तरह का मोशन है। वो कहता है कि ये सिर्फ जो आपने एनालिसिस किया ये इनफ नहीं है, क्योंकि आपके पास आपको कुछ पता नहीं कि हो सकता है कि आपके पास वो इस तरह का मोशन हो। इस तरह का मोशन होने का क्या मतलब है कि आपके पास जो x और y की ट्रेजेक्टरीज हैं, दिस इज टाइम। ये आज मैं और बहुत अपनी कोशिश करके मैं आपको बहुत ज्यादा इसको इलैबोरेट करूंगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ कि ये आपके पास लेट्स सपोज xt है, xt आपके पास ऑसिलेशंस में चला गया, और ये आपके पास yt है और yt भी आपके पास ऑसिलेशंस में चला गया। ये वाली केस की मैं बात कर रहा हूँ कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, ये आपके पास इट इज मूविंग राउंड एंड राउंड अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसकी इंटरप्रिटेशन टाइम डोमेन में ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द फेस प्लेन एंड दिस इज xt एंड yt, दिस इज द ग्राफ इन टाइम डोमेन कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरे पास सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में चला जाएगा या मेरे पास एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जी मेरे पास दिस इज टाइम, I start from any point, let's suppose I start from here, और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का यह मतलब ये है कि ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता सर आपका माइक बंद है। हाँ मुझे लगता है कुछ इंटरप्शन हुआ है। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, नो नहीं सर हो अभी रहा। नहीं आ रही। ये मुझे लगता है देयर वाज सम प्रॉब्लम।
अच्छा रिकॉर्डिंग तो है, ठीक ठीक है। आई स्टार्ट अगेन। मतलब ये जो मैं केस ए को समझा रहा था, ये आपको बात वहां तक क्लियर हुई थी, जो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वाली बात थी कि इस जी फेस सर, का मतलब क्या बनता है। यस सर, यस सर। सेकंड वाला आपके पास एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी है कि आप किसी पॉइंट से भी शुरू करेंगे। अभी मैं पूरे मैटलैब के प्लॉट्स जो है ना, जो सारी मैंने कोडिंग की है, उन सब आपको समझा दूंगा इससे करके, ताकि आपको अपनी असाइनमेंट में और पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाए। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब है यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। अच्छा, एक्स नॉट वाई नॉट का मतलब ये कि दिस इज एक्स नॉट, ये आपके पास जो है ना ये एक्स नॉट है, इससे आपने शुरू किया, एंड दिस इज वाई नॉट, दिस इज वाई नॉट। और ये क्या आपके पास केस बी के अंदर आपके पास एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी इनिशियल कंडीशन, यू विल ऑलवेज डाई इनटू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे गौर से देखो, जो कुछ लोग मुझसे अभी क्लास शुरू होने से पहले बात पूछ रहे थे, इन दिस केस यू कैन हैव योर इनिशियल पॉइंट हियर। आप अपने इनिशियल पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे रखने का मतलब ये यू कैन हैव एक्स नॉट एंड वाई नॉट बोथ नेगेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आप लोग जो है ना, लेट्स सपोज एक्स नॉट इज -7, ये आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं इन सिर्फ समझाने के लिए, और ये दिस इज ऑल्सो लेट्स सपोज -7, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे जो मतलब है वो ये कि जी ये यहां से शुरू करेगा और ये करते करते यूं डाई कर जाएगा। इसी तरह ये वाला आपके पास अगर -7 से शुरू कर रहा है तो ये ऑसिलेट करते करते डाई कर जाएगा। तो ये यू हैव नेगेटिव इनिशियल कंडीशंस, अल्टीमेटली द सिस्टम इज डाइंग इनटू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी है और ये स्पाइरल इन कर रहा है। ठीक है, इस टॉपिक का मकसद पूरा ये है कि मैं सिर्फ ग्राफिकल एनालिसिस से ये डिटरमिन नहीं कर सकता ये क्या कौन सा बनेगा। ठीक है, अच्छा तीसरा केस मेरे पास क्या है। तीसरा केस मेरे पास जो है ना, ये आपके पास अनस्टेबल है। दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी इनिशियल कंडीशन, यू स्टार्ट फ्रॉम एनी इनिशियल कंडीशन, यू विल ऑलवेज स्पाइरल आउट। और आपके पास होगा क्या अल्टीमेटली, मतलब ये है कि आप इस पॉइंट से भी शुरू करेंगे, इस तरह करके बढ़ता चला जाएगा। मतलब माई ड्रॉइंग इज नॉट सो एक्यूरेट, मतलब ये कि इस तरह करके ये होता चला जाएगा, द एक्स टी एंड द वाई टी, दिस इज वाई टी एंड दिस इज एक्स टी। और यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू स्टार्ट फ्रॉम कहीं से भी शुरू करोगे, मतलब सिस्टम जो है ना आपके पास ब्लास्ट कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये सारी बातें मैं डिटरमिन नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मतलब ये है कि ग्राफिकल एनालिसिस से। ठीक है, अच्छा ये कि यहाँ पे उसने फिर ये एग्जाम्पल दिया, मैं एग्जाम्पल पहले आपको पूरी सॉल्व करवाता हूँ। इसका सोल्यूशन उसने नहीं दिया। सोल्यूशन नहीं देने का मतलब ये है कि जो मैं अभी बात बताई थी, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, पता नहीं उसका नेट का क्या कनेक्शन था, कि इन सिस्टम्स को, ये नॉन लीनियर सिस्टम्स को जब हमें डिटरमिन करना होता है कि भाई इसका बिहेवियर क्या होगा, ग्राफिकल तो हमें नहीं बता रहे और न्यूमेरिकल पे हम जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल का मतलब है कि भाई आप न्यूमेरिकली बैठ के सॉल्व करो, हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है ना, वो देयर इज अ थ्योरम बाय द नेम पॉइंकरे-बेंडिक्सन थ्योरम, वो हम अप्लाई करते हैं ऑन सिस्टम्स एंड देन वी डिटरमिन कि व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बुक में बात नहीं लिखी हुई है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये तो मतलब मेरे लिए ये एक इनकम्प्लीट बात थी। उसने शायद इसलिए पॉइंकरे-बेंडिक्सन का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, वो थोड़ा मैथमेटिकली मतलब इन्वॉल्व चीज है। अच्छा यहाँ पे अब हम यहाँ तक आ गए बात कि हम नहीं डिटरमिन कर सकते। Moreover, if we have determined by some other means that figure 12.10c correctly portrays the motion near the rest point, we might be tempted to deduce that the motion will grow without bound in both the x and y directions. वो कहता है कि आपके पास let's suppose we somehow determine that this is actually going to happen in the system. अच्छा ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, मैं आपको फेस पोर्ट्रेट से बता दूं। फेस पोर्ट्रेट से आप समझ सकते हैं कम से कम, तो वहां से हमारे पास ये चीज है। लेकिन फेस पोर्ट्रेट से भी जो आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट लिमिट साइकिल का जो भी आ रहा है, उससे वो भी क्लियर नहीं होता, वो वही थ्योरम से क्लियर होता है बस। अच्छा बहरहाल ये कि ये चीज उसने कहा कि हमारे पास लेट सपोज आपने डिटरमिन कर लिया, तो फिर भी जो है ना आपको ये डिटरमिन करना कि जी एक्स और वाई दोनों आउट ऑफ बाउंड्स ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्पीड ऑफ ग्रोइंग की ये आप नहीं डिटरमिन कर सकते। However, consider the system shown in the next slide. वो कहता है let me take a system and let me analyze this system. वो कहता है let me take this example. ये एग्जाम्पल जो आपने ली ना, मैं इसको आपको सबसे पहले इसका फेस पोर्ट्रेट दिखाता हूँ, फिर उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसका फेस पोर्ट्रेट ये बना हुआ है। आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ये इसका फेस पोर्ट्रेट है। ये इक्वेशन देखो मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज dx by dt is y plus x minus x square plus y square, और दिस द सेकंड इक्वेशन। देखने में बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, बट दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम एंड वी वांट टू एनालाइज द सिस्टम। इसका जो है ना आपके पास, लेट मी गो थ्रू दिस स्लाइड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस फेस पोर्ट्रेट को भी देखते हैं, फिर मैटलैब में भी आप इसको मैं दिखाता हूँ। इट कैन बी शोन वेरी इजिली,
you can do it yourself that 0 0 is the only rest point for equations 12.7. ठीक है, अब ये मैं यहां से कैसे बता सकता हूँ, यहां से मैं इस तरह बता सकता हूँ कि मैंने तो इसको मिनिमम मैक्सिमम प्लॉट किया हुआ है ना, वैसे ही मतलब ये है कि मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप इसको जाके प्लॉट करो। लगता है मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। हाँ, मुझे असल में मेरा लैपटॉप जो है ना, अब शायद फिर ये अनस्टेबल ना हो जाए, मैं इसको वापस टैबलेट मोड से जो है ना अपने नॉर्मल लैपटॉप में मैं कुछ आपको कंप्यूटेशन यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा। अच्छा, लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे -10 से +10 आपके पास मिन और मैक्स इसका ये हो गया, और मिन y भी इसका -10 हो गया और मैक्स y इसका 10 हो गया, और लेट मी प्लॉट दिस थिंग, और नंबर ऑफ एरोज लेट सपोज आई इंक्रीज टू 80। और तो यहां से मुझे ये बात देखो, इस फिगर से मुझे क्या बात समझ में आ रही है, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि दिस इज द XY प्लेन, दिस इज द फेस प्लेन, दिस इज X एंड दिस इज Y। मैं किसी पॉइंट से भी अगर शुरू करूंगा, मैं किसी पॉइंट से भी शुरू करूंगा, तो आप में से कौन मुझे आंसर करेगा, व्हाट विल हैपन? नजर क्या आ रहा है? सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ जा रहा है ये। अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट पे डायरेक्ट। मतलब किसी ने ये अनस्टेबल सिस्टम नहीं है, मतलब अगर आप कहीं से भी अभी मैं लिख नहीं सकता अपने लैपटॉप पे क्योंकि ये मैं उसको कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब ये टैबलेट बोर्ड पे अब नहीं है, तो लेकिन मैं सिर्फ मतलब आपको मतलब ये बता, ये यहाँ पे ये अगर मैं एरो हेड से पॉइंट करूं कि मैं यहाँ से शुरू करूं, यहाँ से मुझे एक बात ये क्लियर है कि भाई ये अनस्टेबल सिस्टम नहीं है, ये मूव करेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन समहाउ, लग ऐसा रहा है फेस पोर्ट्रेट। सर मगर जो इसकी जो ओरिजिन के करीब वाली जो एरोज है वो तो ओरिजिन से अवे पॉइंट नहीं कर रही। मैं वही बिलाल अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत टिपिकल सिस्टम है, इसने जानबूझ के एग्जांपल लिए, मैं बताता हूँ इसके अंदर होता है क्या है। ये प्योर एग्जांपल है, जो आगे बस जो ऑसिलेटर्स होते हैं ना, ये उनकी मैथ्स है। मैं अब समझाता हूँ कि मतलब लेट सपोज मुझे अपने सर्किट में जो है ना, फॉर एग्जांपल आई डोंट अंडरस्टैंड सर्किट्स अ लॉट, लेकिन ये कि जो इसकी मैथ्स है वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इसकी फिजिकल मतलब ये इंटरप्रिटेशन बनती है कि भाई लेट सपोज आपने जो है ना, आपके जो भी सर्किट के पैरामीटर्स थे, आपकी रिक्वायरमेंट सर्किट की ये है कि जी मुझे लेट सपोज जो है ना वो 1 गीगाहर्ट्ज पे जो है ना मुझे जो है ना वो मतलब ये कि वेवफॉर्म चाहिए। अब नो मैटर हाउ एक्यूरेट यू आर और द मशीन इज, मतलब ये कि आपके कभी भी पैरामीटर्स उतने एक्यूरेट नहीं हो सकते, आपकी जरूर कहीं ना कहीं जो है ना मतलब उसके अंदर मतलब ये कि कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है हर सर्किट के अंदर, लेकिन मुझे हर सर्किट से लेट सपोज 1 गीगाहर्ट्ज का जो है ना वेवफॉर्म जनरेट करना है। तो ये जो सर्किट सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं कि नो मैटर व्हाट द इनिशियल कंडीशन इज, no matter you will always produce a wave of 1 gigahertz, it's a non-linear system। वो ये चीज है, वो exactly ये चीज है, मैं समझाता हूँ इसके अंदर। अभी मैं थोड़ा इसको जूम इन करूंगा फिर बताता हूँ। अभी सिर्फ ये बात मुझे नजर आ रही है कि I start from anywhere on this, I move towards equilibrium। लेकिन बिलाल ने जो एक बात पॉइंट किया, मैं उस बात की तरफ अभी आता हूँ। Let me move back here। और however any trajectory starting on the unit circle x square plus y square is equal to 1 will traverse the unit circle in a periodic solution because in that case dy by dx is equal to minus x by y। ये पॉइंट मैं आपको पहले प्रूफ करता हूँ फ्रॉम द मैटलैब। वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना इसकी रेजोल्यूशन जो है ना मतलब मैं इसको अब कम करता हूँ, मैं इसको 2 किया, इसको -2 किया, इसको भी -2 किया और इसको भी 2 किया। नाउ आई जनरेट दिस। अब ये जो फिगर मेरे पास बनी है, और लेट मी रिड्यूस दिस टू 50, ये मेरे पास है। अच्छा, इसको अगर गौर से मैं स्टडी करूं, इसके अंदर अभी भी मुझे जो उसने बात लिखी है ना वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेट मी रीड द सेंटेंस अगेन, यू लुक एट द फेस पोर्ट्रेट, any trajectory starting on the unit circle x square plus y square is equal to 1 will traverse the unit circle in a periodic solution because in that case this one। उसने रीजन ये दे दिया, जबकि मेरे नजदीक ये रीजन जेन्युइन रीजन है, लेकिन मैं इससे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको इसको मैटलैब से और इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे गौर से देखो, वो कहता है कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सर्कल नजर नहीं आ रहा कि मैं, वो कहता है कि मेरी इनिशियल कंडीशन उस सर्कल पर हो जाएगी ना तो हमेशा मैं ऑसिलेट करता रहूंगा, हमेशा मैं ऑसिलेट करता रहूंगा, हमेशा मैं जो है ना ऑसिलेशंस में चला जाऊंगा अगर मैं यूनिट सर्कल पे शुरू करता हूं अपना। ठीक है, मैं एक मिनट, क्योंकि अभी मेरी राइटिंग इसमें थोड़ी सही नहीं होगी क्योंकि मैं फ्लैट स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है यहाँ पे, लेट मी मेक दिस वन कि जी ये मेरे पास हो गया, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना वो ये है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो सिर्फ अभी ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज योर यूनिट सर्कल, बहरहाल लगने में ये एलिप्स है, लेकिन कंसीडर दिस इज अ यूनिट सर्कल, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो कहता है अगर मैं यहां से शुरू करता हूं इस पर तो मैं हमेशा इसी सर्कल पे रहूंगा।
इसी सर्किल पे रहूंगा का मतलब ये कि मेरे पास जो है ना वो एक्स और वाई कम ज्यादा होते रहेंगे, डाई आउट कभी नहीं करेंगे, डाई आउट कभी नहीं करेंगे। ये मैं मैटलैब से देखता हूँ कि मैटलैब मुझे क्या बताता है। दिस इज माय मैटलैब। तो आप लोगों को मैटलैब नजर आ रहा है विंडो मैटलैब की? यस सर। अच्छा लेट मी एक मिनट अनडॉक दिस वन। ठीक है, तो ये उसकी मैटलैब की लाइव स्क्रिप्ट है, और जो कि बहुत अच्छा, मतलब ये है कि मैटलैब का ऑप्शन है, पहले ये नहीं था, मतलब मैटलैब 2020 2020 के अंदर ही आया है। दीज आर माय इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस मेरे पास हैं, और ये सब आपके पास ये इक्वेशन नजर आ रही हैं जो मेरे पास हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। लेट सपोज माय इनिशियल कंडीशन इज 1 1। मैं एग्जैक्टली आई स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट सर्कल। ये मेरी इनिशियल कंडीशंस हो गई। मैंने अपने उस पर शुरू किया। मेरी मैथ्स मुझे ये बता रही है, दिस इज द सेकंड रीजन व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। दिस वन, any trajectory starting on the unit circle, this one will traverse the unit circle in a periodic manner। मतलब अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, अगर मैं कहीं से भी इस पे यहां से शुरू करूं, मैं यहां से शुरू करूं, मैं यहां से शुरू करूं, मैं किसी पॉइंट से, मैं कहीं से भी यहां पे किसी पॉइंट से भी शुरू करूंगा, मैं इस ट्रेजेक्टरी पे रहूंगा। मतलब ये है कि मैं ऑसिलेशंस में चला जाऊंगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में चला जाऊंगा। लेट मी टेस्ट दिस कॉन्सेप्ट इन मैटलैब। मैंने 1 1 से मैंने उसको इनिशियल कंडीशन दी, एंड आई स्टार्ट माय सिस्टम रन। अब यहाँ पे ये आपके पास रन कर रहा है। तो सबसे पहले ये रन किया सब कुछ है, और ये भी प्लॉटिंग कर रहा है। अभी ये प्लॉटिंग इसने की नहीं है, अब इसने प्लॉटिंग कर दी है यहाँ पे। अब आप इसको गौर से देखो इसको। अब आप देखो, मैंने 1 1 से शुरू किया, मेरा x भी 1 था, मेरा y भी 1 था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम नॉट डाइंग, आई रिमेन एट 1। मैं +1 -1 के दरमियान ऑसिलेट किए जा रहा हूँ, नो मैटर हाउ लॉन्ग आई लिव। लेट मी डू दिस फॉर t is equal to 50 seconds and I run the simulation again। तो ये है कि मेरे पास मेरा जो ग्राफिकल एनालिसिस था, जो फेस पोर्ट्रेट, मतलब वहां से जो मुझे अंदाजा हुआ कि यार अगर मैं उस सर्किल पे रहता हूं, तो ये है कि मैं हमेशा ऑसिलेशंस में चला जाऊंगा। मैं कभी भी, मेरी ऑसिलेशंस डाई नहीं कर सकती, मैं हमेशा एक राउंड एंड राउंड, आई विल कीप ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड। ठीक है, यहां बात ये क्लियर हो गई। आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, अगर अब मैं गौर से देखूं, अच्छा मेरा सिस्टम थोड़ा सा जो है ना ये, दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैं यहां से समझाता हूं आपको। यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हेयर, मैं अगर बाहर से शुरू करता हूं, मैं बाहर से कहीं से शुरू करता हूं, मतलब यूनिट सर्कल के बाहर से शुरू करता हूं। एक मिनट मैं थोड़ा बना लूं, इसको कन्वर्ट करूं मैं, ताकि वो एक दफा पूरी चीज आपको। इफ आई स्टार्ट, लेट मी इरेज दिस, ये सब जो है ना आज ये, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, लेट सपोज, अभी तो मैंने सिर्फ ये देखा कि मैंने जब यहां से शुरू किया तो आई रिमेन्ड ऑन द यूनिट सर्कल, मतलब मेरी ऑसिलेशंस बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। दिस इज द फेस प्लेन, रिमेंबर दिस इज एक्स वाई। वो कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर समवेयर, व्हाट विल हैपन। फेस पोर्ट्रेट मुझे ये कह रहा है कि यू विल डाई इनटू दिस सर्कल, यू विल डाई इनटू दिस सर्कल, यू विल डाई इनटू दिस सर्कल। ये फेस पोर्ट्रेट मुझे ये बात कह रहा है। इसका पूरा एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस, वो मतलब ये कि आपका स्कोप नहीं है इस कोर्स का। बहरहाल ये कि फेस पोर्ट्रेट मुझे ये बता रहा है। अब गौर से देखो कि यहाँ से अगर लाइंस आ रही हैं और ये यूं करते 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 ये एक सर्कल में जा रही हैं, और ये सर्कल आगे पास मूव किए जा रहा है। ठीक है, अच्छा मेरा जो है ना मतलब ये कि अगर मैं यहाँ कहीं से शुरू करता हूँ, यहाँ कहीं से शुरू करता हूँ, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज, इसकी कोई भी वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू ले लो, लेट सपोज 1.2 x की वैल्यू और 1.4 y की वैल्यू। दिस इज 1.2 एंड दिस इज 1.4। What will happen? इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जी my system, the x trajectory will start from 1.2 xt from 1.2, और होगा क्या अल्टीमेटली, ये तो 1 के बैंड के अंदर आएगा, ये 1 के बैंड के अंदर आएगा। 1 के बैंड के अंदर आने का मतलब क्या है कि it will start from 1.2, let me make this a 1.2, it starts from 1.2, this is +1 and this is -1। तो होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद ये जब यहां पे ऑसिलेट करके ये यूं आ जाएगा। इस ग्राफिकल एनालिसिस, इस फेस पोर्ट्रेट का मतलब ये बनता है टाइम डोमेन। दिस इज टाइम डोमेन। इन टाइम डोमेन व्हाट विल हैपन, एंड दिस इज द फेस पोर्ट्रेट। तो फेस पोर्ट्रेट मुझे ये बता रहा है कि नो मैटर व्हाट द इनिशियल कंडीशन इज, जैसे यहाँ पे आपके पास 1.2 था और y की वैल्यू आपके पास 1.4 है, लेट्स सपोज दिस इज 1.4, तो आपके पास
तो ये दोनों आपके पास थोड़े टाइम के बाद जो है ना अल्टीमेटली ये 1 के अंदर आ जाएंगे और उस पे आके ये बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे, ये 1 से फिर जो है ना ये मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे मैटलैब में करके दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, और गौर से आप इसको देखना, लेट मी रिड्यूस दिस थिंग, टू 10, और आपके पास यहाँ पे था 1.2 और यहाँ पे आपके पास था 1.4, और मैंने अपने सिस्टम को रन किया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, लेट मी शो यू दिस, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई थोड़े टाइम के बाद ये दोनों +1 -1 पर आके जो है ना ये अटक जाएंगे, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में चले जाएंगे, और आपके पास ये जो आपके पास ट्रेजेक्टरी यहाँ से शुरू हुई ये ब्लू पे आके जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पे अटैच हो जाएगी एंड इट वोंट मूव, मतलब वहां से वो स्पाइरल इन नहीं करेगी। अब आप गौर से देखना यहाँ पे, आपको क्या समझ में आया? आप में से कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? व्हाट इज दिस रिजल्ट शोइंग मी? सर वो यही कह रहा है कि आप किसी भी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करें, वो यूनिट सर्कल पे आके अपने आप को स्टेबल करके, मतलब वो स्टेबल तो नहीं, मतलब वो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में चला जाएगा, वो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में। आप में से जो लोग, मेरे हिसाब से मोस्टली आप लोग वो हैं, मतलब मेरा असल में बैकग्राउंड कंट्रोल्स और रोबोटिक्स का है, लेकिन जो लोग आप में से सर्किट थ्योरी के लोग हैं, जो सर्किट डिजाइन के लोग हैं, वो क्या इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या इसकी मतलब एक्चुअल मतलब ये कि इंपॉर्टेंस की इन सर्किट डिजाइन, कि जी मुझे जो है ना एक सर्टेन वेवफॉर्म प्रोड्यूस करनी थी, और ये कि मेरे सर्किट्स के अंदर मेरे जो आपके पास उनके पैरामीटर्स हैं दे कैन वेरी ड्यू टू मेनी रीजंस, लेकिन मैंने ऐसा सर्किट डिजाइन किया है कि वो कोई भी पॉइंट से मैं इनिशियलाइज करूं हमेशा एक सर्टेन वेव आउटपुट मुझे देता है। आप में से कोई आदमी इसको अंडरस्टैंड करते हैं इन चीजों को, या करते होंगे मोस्टली? जी सर, एलसी सर्किट्स यस सर ऐसा होता है। मतलब दिस इज अ नॉन लीनियर सर्किट, दिस इज अ नॉन लीनियर बिहेवियर, दिस इज नथिंग नियर टू अ लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ब्यूटी है इस चीज की। अच्छा, अगली बात आपके पास क्या है यहाँ पे, वो ये कहता है कि जी लेट्स सपोज मोरोवर इफ अ ट्रैजेक्टरी स्टार्ट्स इनसाइड द सर्किल, मैंने तो आपको आउटसाइड का समझा दिया ना, इनसाइड का क्या है, प्रोवाइडेड इट डज नॉट स्टार्ट एट द ओरिजिन इट विल स्पाइरल आउटवर्ड asymptotically getting increasingly closer to the unit circle to the circular path as t tends to infinity. What happens if I take the other example? Let me draw this somewhere here. मेरा ये इनिशियल पॉइंट था। अच्छा चलो मैं नेगेटिव ले लेता हूं ताकि ये कि आप में से जिन्होंने सवाल पूछा था कि नेगेटिव इनिशियल कंडीशंस का, आई हैव दिस पॉइंट, what will happen, what this is telling me, after a certain time I will die, I will reach this circle and I will remain on the circle. ठीक है, तो अगर इसका क्या मतलब बनता है कि जी मैं अगर कोई कम वैल्यू से भी शुरू करता हूं, लेट मी गो बैक टू मैटलैब, और मैं यहाँ पे कहता हूं जी मैं शुरू करता हूं 0.1 लेट सपोज, और 0.1 से, ठीक है, जाना उसको उसी 1 पे ही है, और लेट सपोज -0 पॉइंट, क्या कह रहे हो बिलाल? सर मैं कह रहा हूं उसको जाना उस यूनिट सर्कल पर ही है, हाँ, यूनिट सर्कल पे उसको जाना है। ये चीज है कि लेट मी रन दिस थिंग, कि यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब बिल्कुल अलग है, और ग्राफिकल एनालिसिस से आप ये चीज नहीं डिटरमिन कर सकते। इसके लिए आपको जो है ना ये सारे कॉन्सेप्ट, अब आप देखो, यू स्टार्टेड फ्रॉम -0.1 एंड -0.1 which might have some physical interpretation in the real world, might have, ठीक है, तो आप करते क्या हो, थोड़ी देर के बाद आप देखो ऑसिलेशन आपके पास +1 और -1 पे चली गई, तो आपके पास what no matter what the initial conditions are, you will always die on the circle. Likewise, if the trajectory starts outside the circular region, it will spiral inward and again approach the circular path asymptotically. The solution x square plus y square equal is called a limit cycle. So this is a new terminology. हम इसको limit cycle कहते हैं। हमने पहले stable को देखा, unstable को देखा, asymptotically stable को देखा। ये जो concept होता है, this is called a limit cycle. I hope I was able to make these things clear. जी अगर आपको चीज समझ में नहीं आई तो सर पहले हमने जो भी चीजें एक्सप्लेनेशन थी उसमें यूनिट सर्कल का जिक्र नहीं आया, इसमें सिर्फ आ रहा है, कोई खास वजह नहीं? ये पहले हमने रेफरेंस यूनिट सर्कल को नहीं रखा था। ये बिल्कुल नया, नदीम साहब, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। पहले हमने असल में स्टेबिलिटी को देखा, हमने एसिम्प्टोटिकली स्टेबल को देखा सिस्टम्स को, और अनस्टेबल को देखा। ये वाला जो सिस्टम्स आपके पास है सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वाले सिस्टम्स कहलाते हैं, और जिसके अंदर आपके पास जो है हमारे लिमिट साइकिल फेस प्लेन में आता है। पहले मैंने आपको आज से पिछले लेक्चर में फेस मतलब ये कि लिमिट साइकिल के बारे में नहीं बताया, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और अगर हम इसकी लीनियर सिस्टम्स में ले जाएं, मैं जानबूझ के लीनियर सिस्टम्स को इसलिए रेफर करता हूं, अंडर ग्रेड में लीनियर कंट्रोल सबने पढ़ा होता है। लीनियर कंट्रोल्स के अंदर अगर आपके पोल्स जी ओमेगा पे चले जाएं तो वो एग्जैक्टली ये वाली बात है
अगर पोल जे ओमेगा पे चले जाएं, जिन आप में से जिनको उन कॉन्सेप्ट्स का अंदाजा है अच्छी तरीके से, तो वो समझ जाएंगे। या फिर जेड प्लेन में पोल्स मेरे पास यूनिट सर्किल पे चले जाएं, तो एग्जैक्टली यही बातें हैं सारी, लेकिन ये बहुत डिटेल एनालिसिस है एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है सर। मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा ना सर? मार्जिनली स्टेबल, लेकिन एफआज मार्जिनली स्टेबल का लफ्ज हम लीनियर सिस्टम्स में यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट साइकिल का वर्ड यूज करते हैं। कंक्लूजन, तो दिस इज द भाई कंक्लूजन। ये सिस्टम तो स्टेबल कहेंगे ना कि भाई जी जी हमारा ये बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम तो बिल्कुल, ये स्टेबल है। सिस्टम स्टेबल है, ये बिल्कुल स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि आपके पास इनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, मैं अभी दिखाऊंगा इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो, आई थिंक हाँ अभी अगली स्लाइड में वो बात आएगी, मैं अभी वो दिखाता हूँ आपको। बिलाल हाँ क्या पूछ रहे हो? सर स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो एक सर्टेन वेरिएबल मुस्तकिल है, ये तो मतलब मुस्तकिल ऑसिलेट कर रहा है ना ऊपर नीचे, तो इसको हम स्टेबल कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हम इसको जब भी इसको लिमिट साइकिल में कहते हैं कि सिस्टम सस्टेन्ड ऑसिलेशंस में चला गया या केवल लिमिट साइकिल में चला गया, हम ये इसको कहते हैं। असल में वो लफ्ज जो एहफाज ने यूज किया ना, मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल हम यूज करते हैं आपके पास जब हम लेप्लास में या जेड डोमेन में एनालिसिस कर रहे होते हैं फॉर लीनियर सिस्टम, तो जनरली वो वर्ड वहां यूज होता है मार्जिनली स्टेबल, कि भाई स्टेबल का मतलब है कि इट इज डाइंग आउट, और अनस्टेबल का मतलब है कि इट इज ब्लास्टिंग, और मार्जिनली स्टेबल का मतलब है कि भाई वो एक सर्टेन बाउंड्स के अंदर रहता है। सही, ठीक तो है। यहाँ पे अगर तुम कॉन्सेप्ट देखो, लिमिट साइकिल के अंदर भी आपके पास, लिमिट साइकिल के अंदर भी आपके पास सिस्टम एक सर्टेन बाउंड्स के अंदर है, वो ना वो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल ठीक तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा कंक्लूजन क्या है? द ट्रेजेक्टरी बिहेवियर इज स्केच इन फिगर 12.11। तो ये जो सारी बात अभी आपको बता दी ये बुक ने, इसको दिस इज 12.11 के जी, अगर आप दिस इज द यूनिट सर्किल x square plus y square is equal to 1, if you start from outside you will die into this circle, if you start from inside you will be attracted towards this circle, so you will always end at this circle, और आपके पास आपकी ट्रेजेक्टरी जो है ना वो एक ये होगी, और आपके पास टाइम डोमेन के अंदर आपके पास वो ऑसिलेशंस होंगी। ये बात हो गई यहाँ पे। Thus, if the system 12.7 models population behavior for two competing species, we would have to conclude that the population levels will eventually be periodic. मतलब ये है कि कभी एक ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन, दूसरी कम हो जाएगी, एक कम होगी दूसरी ज्यादा होगी, मतलब वो एक्सटिंक्शन की तरफ कोई नहीं जाएगा। This example illustrates that the result of a graphical analysis are useful for determining the motion in the immediate vicinity of an equilibrium point only. मतलब आप ये नहीं कर सकते कि ये जो एनालिसिस आपने किया है जो अभी पहले पढ़ा, कि आप ओवरऑल पूरे जो है ना मतलब सिस्टम के बारे में एक जनरल कमेंट पास कर दें, ऐसा नहीं है। जो हमने अभी इसमें देखा, मतलब ये हंटर मॉडल के अंदर, इसके अंदर उसमें आपके पास नियर इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कुछ ना कुछ मतलब ये कि उस सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, हम ओवरऑल बिहेवियर के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अच्छा ये दिस इज द एंड लेक्चर 5। लेक्चर 5 के अंदर जो मैं बात शुरू की फ्रॉम दिस सिस्टम, ये फेस पोर्ट्रेट फॉर द कॉम्पिटिटिव हंटर मॉडल जो पिछली दफा पूरा डिटेल में गुजरा था, ठीक है। तो इसका फेस पोर्ट्रेट और ये सब कुछ, लेट मी क्विकली शो यू दैट वन। ये क्लासिफिक, अब आप देखो इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी गालिबन ये वाली बात नहीं गुजरी थी, लिमिट साइकिल वाज टुडे, मतलब ये कि पहले ये बात नहीं थी। ये कॉम्पिटिटिव हंटर मॉडल जो हमने पिछली दफा पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, इसका मैथमेटिकल मॉडल था, फिर इसकी और बहुत सारी चीजें थी, इसके सब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, सब कुछ था। तो ये कि यहाँ पर जो बात हमने एंड की थी, डिस्कशन जो हमने एंड किया था, वो हमने ये बात कही थी, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि ये वो लाइन हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ये बात मैंने जो कही थी, मुझे याद है आखिर में बिल्कुल, कि ब्लू वाला जो रीजन है आपके पास, अगर मैं यहाँ कहीं से शुरू करता हूँ, मैंने क्या बात कही थी, किसी को याद है ये बात? सर मुझे याद है। हाँ बताओ क्या क्या, ये क्या बात थी यहाँ पे? हमने ये बात की थी कि जो ब्लू वाला रीजन है, अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो हमारे पास बास की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और ट्राउट की डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सही जो है। ग्रीन वाला था उसमें उलट था, उसमें ट्राउट की इंक्रीज कर रही थी और बास की डिक्रीज कर रही थी। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, वंडरफुल बिलाल, बिल्कुल सही है। इसके अंदर देखो ये ग्राफ जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं मतलब एक दफा बस रिवाइज कर देता हूँ कि ये एरोज मुझे ये बता रहे हैं कि लेट्स सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट। असल में मैंने अभी अपना ये पीसी को जो है ना वो मैंने टैबलेट मोड से हटाया हुआ है, तो मैं अभी लिख नहीं रहा इसमें, मैं लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर, जो मैंने रेड डॉट बनाया, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये यू विल गो समथिंग लाइक दिस विल हैपन। मतलब व्हाट विल हैपन कि जी आपके पास यहाँ पे हमेशा जो है ना मतलब बास जो है ना वो इंक्रीज करेगी और आपके पास ट्राउट जो है ना वो कम हो जाएगी। मतलब ये रेड एरो का मतलब ये बनता है, ठीक है। और इसके बाद अगली वाली चीज,
अच्छा, अगली वाली चीज जो बनती है वो आपके पास, लेट मी शो यू समवेयर हियर, कि जी इफ आई स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर आई विल गो लाइक दिस, कि जी मेरे पास ट्राउट बढ़ता चला जाएगा और मेरे पास जो है ना वो बास कम होता चला जाएगा। इस चीज को हम फेस पोर्ट्रेट पे भी देखते हैं और इसको जो है ना फिर हम जो है ना वो मैटलैब के अंदर भी देखते हैं। मतलब ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पिछली दफा ये सब बात हुई थी, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पे बात हुई, सब इस पे बात हुई और ये कंक्लूड हम कर गए थे। लेट मी शो यू दिस कॉन्सेप्ट इन मैटलैब। यहाँ पर एक सेकंड बस, असल में मैं एक चीज ड्रॉ कर दूं, असल में मैंने वैल्यूज ली हैं और लेट मी शो यू फ्रॉम फिगर लेक्चर 5, क्योंकि अब ये बात क्लियर हो गई है भाई, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट m/n और a/b है और दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0 है, और आपके पास यहाँ पर ये कह रहा है कि 0 0 अनस्टेबल है और m/n और ये जो आपके पास ये जो पॉइंट है आपके पास ये भी अनस्टेबल है एक तरह से, ठीक है। तो ये सारी बातें हम समझते हैं फेस पोर्ट्रेट और मैटलैब से। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने a, b और m और n की वैल्यू 1 ले ली, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स दिस वन। तो मेरे भाई ये इक्वेशन बन गई और ये मेरा ग्राफिकल एनालिसिस था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले द ग्राफिकल एनालिसिस इज शोन इन फिगर 12.6, दिस वन। द फेस पोर्ट्रेट ऑफ द सिस्टम विद पैरामीटर्स गिवन ऑन दिस स्लाइड इज शोन नेक्स्ट। ये आपके पास इसका जो है ना फेस पोर्ट्रेट बन गया। ये जो फेस पोर्ट्रेट बना, अगर आप इसको गौर से देखो, इसके अंदर क्या चीज है आपके पास, सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो मैंने ये मस्टर्ड कलर से शो किया हुआ है, और दूसरा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो ये रेड आपके पास इंटरसेक्शन है। द इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 1 एंड 0 0 दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। ये भी मुझे एरो हेड बता रहे हैं कि आपके पास ये अनस्टेबल है, इससे अवे मूव करेंगे। और ये वाला भी जो आपके पास इसका बिहेवियर 1 1 का जो है, अगर मैं 1 1 पे स्टार्ट करूंगा तो आई रिमेन एट 1 1, क्योंकि वो रेस्ट पॉइंट है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन उसके अलावा भी मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा, कहीं से भी स्टार्ट करने का मतलब, लेट मी मेक अ लाइन ऑन दिस फिगर और फिर मैं मतलब वैल्यूज चूज करता हूँ, फिर मैं मैटलैब पे रन करके आपको दिखाता हूँ। लेट मी सम अदर कलर, ग्रीन, हाँ ग्रीन से मैं बना दूं, हाँ ठीक है, ग्रीन से बनाया मैंने। और लेट मी मेक दिस लाइन। ये लाइन इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि आई मेक दिस लाइन। तो मेरे पास दो रीजन हो गए, एक आपके पास टॉप का रीजन और एक आपके बॉटम का रीजन है। टॉप का रीजन आपके पास ये वाला है। अब इसके अंदर मैं कोई भी अगर वैल्यू लेता हूँ इस टॉप के रीजन में, तो मुझे ये पता है कि आपके पास वाई एक्सिस की तरफ मैं मूव करूंगा और वाई की वैल्यू बहुत बढ़ती चली जाएगी, एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी अगर मैं टॉप में आता हूं। अगर मैं ये लोअर पार्ट, बॉटम पार्ट के अंदर अगर मैं इनिशियल कंडीशन अपनी लेता हूं, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आप एरो हेड्स को देखो, और वाई की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेट मी टेक 2 3 एग्जांपल्स, उससे मैं आपको मैटलैब में करके दिखाता हूं। अगर मैं सबसे पहले लेट्स सपोज मैं 1 1 लेता हूं, आपका क्या ख्याल है 1 1 पर क्या होगा? टेबल पॉइंट है ना सर, 1 1 तो वहीं सर रहेगा। वो वन वो 1 1 टुवर्ड्स अगर द मैं की लेता तरफ हूं जगह। तो ये वहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव हंटर मॉडल है। आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि जी मैंने x की वैल्यू भी 1 ली और y की वैल्यू भी 1 ली, और मैंने जो है ना आई रन दिस थिंग। तो मेरे पास ये आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आंसर? ये क्या आंसर है? दोस्तों इधर ही रहेगा, ये कहीं इधर ही move नहीं रहेगा, ये करेगा। उसी कहीं नहीं पॉइंट पे जा हुआ है सकता। सर। st टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर टाइम को 10 से मैं 100 कर दूं, 1000 मिलियन कर दूं, ये 1 का 1 का रहेगा, ये x 1 पे रहेगा, y 1 पे रहेगा, बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ लेट मी टेक सम अदर पॉइंट। अच्छा नहीं, ये वाला तो फिगर नहीं है, ये फेस पोर्ट्रेट है। अब मैं टॉप की बात करता हूं। लेट सपोज आई चूज सम वैल्यू हेयर। सम वैल्यू हेयर का मतलब है कि मैं कहता हूं कि जी x की वैल्यू 0.5 में ले लेता हूं, y 1.25 ले लेता हूं, तो मैं आई एम इन द टॉप रीजन। तो आपके पास x आपके पास हो गया 0.5, x आपके पास हो गया 0.5 एंड दिस बिकम्स 1.25। और मेरा ग्राफिकल एनालिसिस, मेरा फेस पोर्ट्रेट मुझे ये समझा रहा है कि द y विल गो टू इंफिनिटी, y बहुत लार्ज हो जाएगा और x विल डाई, x कम हो जाएगा, क्योंकि आई विल मूव इन द नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरा x कम हो जाएगा। लेट मी लुक एट दिस बिहेवियर के मैटलैब मुझे क्या बताता है। आई रन दिस थिंग।
मेरा ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है कि my x is going to 0, my x is going to 0, और ये है कि my y is increasing exceedingly large। तो मेरा जो ग्राफिकल एनालिसिस था वो यही मुझे बता रहा था, अल्टीमेटली टाइम डोमेन के अंदर यही हुआ कि एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, दूसरी खत्म हो गई। नाउ लेट मी चूज सम अदर वैल्यू, लेट मी चूज अ वैल्यू समवेयर हियर इन द बॉटम रीजन। मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1.25 कर दो, y को 0.5 कर दो। तो अगर x को मैं 1.25 करता हूँ, x को मैं 1.25 करता हूँ यहाँ पे 1.25, और यहाँ पे मैं इसको 0.5, y की वैल्यू मैंने 0.25 यहाँ पे कुछ कम कर दी यहाँ पे। तो ये कि ये मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट बता रहे फेस पोर्ट्रेट के भाई माई x विल बी वेरी लार्ज एंड माई y विल डाई आउट, खत्म हो जाएगा y। तो आई रन दिस एग्जाम्पल, और आई गेट दिस रिजल्ट जिसके अंदर आप देखें द ब्लैक लाइन विच इज द y, इट हैज डाइड, इट हैज गॉन टू एक्सटेंशन, और x आपके पास बहुत लार्ज हो गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वो चीज थी जो मुझे क्या बोलते हैं, मेरा ग्राफिकल एनालिसिस, मेरा फेस पोर्ट्रेट मुझे समझा रहा था। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई मेरे पास, ये ग्राफिकल एनालिसिस था जिससे मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड बिहेवियर का अंदाजा हुआ, और फिर ये कि ये फेस पोर्ट्रेट था जो मैंने समझा कि हाँ यही वो चीज़ है जो ग्राफिकल एनालिसिस मेरा है। मैंने इसको यहाँ से वेरीफाई किया एंड देन दीज आर सम रिजल्ट्स। ये मैंने वैसे रिजल्ट जो भी आपको शो कर दिए वो यहाँ पे मैंने डाल भी दिए ताकि वो स्लाइड्स के अंदर आपके मतलब ये उसके रहे प्रूफ के लिए। तो ये फॉर इनिशियल कंडीशन 0.75 एंड 0.25 x will go to infinity, बहुत लार्ज वैल्यूज, एंड y will die। और अगर अलग मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर y बढ़ जाएगा और x कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सर एक चीज पूछनी थी। जी 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 बिल्कुल सर जैसे हम लीनियर सिस्टम थ्योरी में आइकन वैल्यू से हम डिटरमाइन करते थे भाई हमारा फेस पोर्ट्रेट इस तरह का होगा, यहाँ पे सर हम एक्स और वाई की वैल्यू को देखते हुए ये चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हमारा फेस। जैद हम यहाँ पे लीनियराइजेशन को नहीं डिस्कस कर रहे, हम नॉन लीनियर सिस्टम को एज इट इज ले रहे हैं। हम लीनियर सिस्टम थ्योरी के अंदर नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियराइज करते थे, ए मैट्रिक्स डिटरमिन करते थे जैकोबियन बना के, और फिर उस ए मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज लेते थे और उन आइगन वैल्यूज पे फिर अब डिसीजन को बेस करते थे। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो लीनियराइजेशन का प्रोसेस है, हम उसकी बात यहाँ पे नहीं करें। बिल्कुल अलग बात है, यू हैव द नॉन लीनियर सिस्टम एंड फ्रॉम दैट नॉन लीनियर सिस्टम हाउ यू कैन डिटरमिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है सर। उसमें एक सर अगर मैं फेस पोर्ट्रेट में वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो फेस पोर्ट्रेट बन रहा है वो बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक है, सर वो मैं कैसे करूंगा? मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा, मतलब क्या मतलब है? मेरा सिस्टम एक्स वाई की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मेरा जो सिस्टम है, अभी हमने सर्किल की बात की थी, यूनिट सर्किल बन रहा था, कुछ वैल्यू जा रही थी। अगर सर ये हमने एक्स वाई की वैल्यू गलत सेलेक्ट कर ली, फिर गलत सेलेक्ट कर ली मतलब मैं एक मिनट ठहरो, मैं उसमें जाता हूँ उस क्वेश्चन पे एग्जैक्टली। देखो मैं यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि तुम कोई भी वैल्यू मतलब इनिशियल कंडीशन लोगे तो होगा क्या अल्टीमेटली। अच्छा मैं देखो यहाँ से समझाता हूँ, ये वो सवाल है, यही वाला सवाल ना। यहाँ पर फेस पोर्ट्रेट मुझे ये बता रहा है, फेस पोर्ट्रेट मुझे ये बता रहा है कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी इनिशियल पॉइंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, होगा क्या सिस्टम्स के साथ। ठीक है, मतलब देखो मैटलैब, मैं एक बात समझाता हूँ, मैटलैब को तो नहीं पता ना, मैटलैब इज ऑल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ये मेरे पास जो है ना ये कॉम्पिटिटिव हंटर मॉडल है जिसके अंदर मैंने आपको ये बात की कि भाई इसके अंदर नेगेटिव इनिशियल वैल्यूज नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि भाई ये कुछ और मॉडल है, ये किसी सर्किट्स का मॉडल है या कोई हीटिंग कूलिंग सिस्टम है या कुछ और फाइनेंशियल मॉडल है जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। आई स्टार्ट विद नेगेटिव वैल्यू, बात खत्म हो गई, और मैं सिस्टम को रन करके देखता हूं। अब ये जो आंसर मुझे देगा, मैं इसके बारे में अभी कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फेस पोर्ट्रेट नेगेटिव में पढ़ा ही नहीं है, मैंने नेगेटिव के अंदर बनाया नहीं। जी। और इसने देखो यहाँ पे कुछ मसला भी दिया है, फेलियर एट दिस वन, अनेबल टू मीट इंटीग्रेशन टॉलरेंस विदाउट रिड्यूसिंग द स्टेप साइज, और फिर उसने कहा नथिंग, there has been some problem with these negative values। जी सर जी। तो ये अब मैं यहाँ पे कोई तुक्के से कोई गलत बात एक्सप्लेन करूँ, दिस इज रॉन्ग। इसका जेन्युइन रीजन क्या है, व्हाई ऑन नेगेटिव वैल्यूज दिस इज नॉट वर्किंग, द जेन्युइन आंसर आई कैन गेट फ्रॉम द फेस पोर्ट्रेट। वहां पे मैं जाके पूरा एनालिसिस करके फिर मैं बताऊंगा। मतलब मैं यहाँ पे झूठ बोलूं, गलत बयानी करूं, जो मतलब जैसे मतलब ये गलत चीज है। मतलब आपके पास यू शुड हैव अ जेन्युइन आंसर फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट, देयर मस्ट बी सम आंसर, वो फेस पोर्ट्रेट मुझे बताएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ पर भी कंक्लूड, अब मेरे साथ बिल्कुल अजान का टाइम हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सही कवर कर लिया क्योंकि इसके बाद मुझे जो शुरू करना है इज दिस वन।
ये इसका आज इंशाल्लाह बस ये खत्म करके चैप्टर 12 हम एंड करेंगे। तो आई टेक अ ब्रेक नाउ, और कोई बात आप लोगों को पूछिए तो पूछ लो, फिर हम असर के बाद इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह फ्रॉम सर एक चीज 6। पूछनी है क्या चीज बिलाल? सर, जैसे इन्होंने अभी कहा था कि हम लोग नॉन लीनियर को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करके उसके जैकोबियन निकालते थे, बट अभी एक जैसे हम लोग एक और दूसरा टेक्निक होती थी नल लाइंस की, हाँ हाँ जहाँ पर dt और dy by dt जीरो होते थे, ये वो वाली टेक्निक है हाँ ये? हाँ, आप नल्क लाइन से फेस पोर्ट्रेट बना सकते हैं बगैर लीनियराइज किए हुए, बिल्कुल आप कर बिल्कुल सकते हैं, कोई ठीक मसला है नहीं सर। है। मैंने वो जानबूझ के इसलिए नहीं ठीक है सर, सिखाया थैंक कि यू। भाई जब आप एग्जाम के अंदर आपको ये अलाउड है और आप डायरेक्टली ये यूज ठीक, कर सकते हैं, मैटलैब यूज कर सकते हैं, यू कैन प्लॉट द फेस पोर्ट्रेट। तो नल्क लाइन सही, से मतलब वो बात है कि वहां पे वो स्केचिंग का मेथड है। अब यहाँ सर पे मैं ना बिल्कुल क्लास के अंदर हूँ ना कुछ हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाया। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू। फिर हम असर के बाद शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक द अटेंडेंस। एक मिनट। मैथमेटिकल मेथड्स। आप लोग अटेंडेंस अगर अभी देख के वेरीफाई करते तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें अगर किसी का कुछ, किसी ने चैट विंडो पे कुछ लिखा है इनाम और रहमान कॉपी सर, तो ये है कि थैंक यू। बस ये कि इसमें आप देख लें, अगर आपका नाम नहीं है तो प्लीज मुझे अभी इन्फॉर्म कर दें इसमें, ठीक है। अच्छा, ये है कि वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, प्रेडेटर प्रे मॉडल। अच्छा, ये है कि लेट मी कन्वर्ट माय लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन दिस सेक्शन वी स्टडी अ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ टू स्पीशीज। अच्छा, बुक के अंदर उसने एक और एग्जांपल दी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस फ्रॉम द बुक। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है, ये पीडीएफ आपको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चैप्टर 12 है उसके अंदर हमने 12.1, 12.2, 12.3, 12.3 अभी हम देख रहे हैं। 12.4 जो है ना, द टू मिलिट्री एग्जांपल्स, ये आप लोग खुद देख लेगा। और ये 12.5 जो ऑयलर्स मेथड जो है, ये सिंपल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का मेथड है, ठीक है। तो शायद अगले लेक्चर में थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, लेकिन ये हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे नहीं है। वील इंशाल्लाह मूव टू चैप्टर 3, मॉडल फिटिंग जो हमारे पास चैप्टर है, हम उस पर इंशाल्लाह मूव करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। अच्छा, अभी ये है कि ये हमारे पास प्रेडेटर प्रे मॉडल है। इन दिस सेक्शन वी स्टडी मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ टू स्पीशीज इन व्हिच वन स्पीशीज इज द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर द अदर। ये बहुत सिमिलर है जो पिछला वाला हमने पढ़ा है, लेकिन आप देखेगा कि बहुत सटल चेंज से आपके पास कितना मेजर जो है ना इम्पैक्ट है उसका ओवरऑल डायनेमिक्स पे। वन एग्जांपल ऑफ सच अ सिचुएशन अकर्स इन द सदर्न ओशन वेयर द baleen whales eat the fish known as the Antarctic krill as a principal food of source। एक आपका प्रेडेटर है, एक प्रे है आपके पास, और आगे बाद यहाँ पे वेल्स एंड दिस क्रिल, ठीक है, जो फिश आपके पास होगी। अरे यहाँ पे another example is wolves and rabbits in a closed forest। The wolves eat the rabbit for their principal food source and the rabbits eat vegetation in the forest। तो हमारे पास इस तरह का मॉडल। अच्छा, ये कि ये थोड़ा सा मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड की थी मोटिवेशन के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो सिंपल जो है ना, मतलब वो वही चीज़ें बार बार हम देख रहे हैं जिसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये कुछ जर्नल पेपर्स हैं जो मैंने, मतलब ये है कि सिंपल आप नेट पर सर्च करें तो आपको आइडिया होगा। देयर इज अ प्रेडेटर प्रे मॉडल फॉर स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो दिस concept, this modeling method is used in this scenario। मतलब स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन जो मैं अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन ये कि वहां पे जो पूरा उनका फाइनेंशियल एनालिसिस सब कुछ है, दैट इज समवॉट सिमिलर टू दिस। इसी तरह करके ये एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ स्टॉक मार्केट बबल्स एंड द बिजनेस साइकिल, गॉड नोज ये क्या चीज होती है, लेकिन ये कि भारत, मैंने सिर्फ ये देखा था कि प्रेडेटर प्रे मॉडल के जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, तो वो मैंने 3-4 स्लाइड्स यहाँ पे इसलिए डाल दी थी ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन हो कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, कोई इररिलेवेंट चीज़ है। इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक्स इन एन इकोनॉमिक प्रेडेटर प्रे मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर। बहरहाल दीज आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम द पेपर्स। हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा स्टडी करते हैं। द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक at the situation of the baleen whales and the krill and the fish। ठीक है, the whales eat the krill and the krill live on the plankton in the sea। तो wait, Bilal is here, ठीक है, that's fine।
अच्छा, if the whales eat so many krill that the krill cease to be abundant, the food supply of the whales is greatly reduced. अच्छा, मतलब ये नॉर्मल डिस्कशन है, जैसे अगर जो बंदा मैथ्स नहीं जानता, जो मॉडलिंग नहीं जानता, तो वो इस तरह की बात करेगा और मतलब वो कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने की कोशिश करेगा जो कि बाज दफा तो सही हो सकते हैं लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होंगे। मतलब ये नॉर्मल लेमन टर्म्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। If the whales eat so many krill that the krill cease to be abundant, the food supply of the whales is greatly reduced, then the whales will starve or leave the area in search of a new supply of krill. मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, और लेकिन but we need to develop models for this one and then we need to analyze the situation. As the population of the whales dwindles, the krill population makes a comeback. सीधी बात है भाई, whales population कम होगी तो krill start growing. The krill population makes a comeback because not so many of them are being eaten. ये सब बातें जो है ना नॉर्मल मतलब कॉमन सेंस की, how we can develop a model. As the krill population increases, the food supply for the whales grows. Consequently, so does the whale population. तो ये क्या आपके पास जैसे krill बढ़ना शुरू होगा तो whale भी ऐसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे. Whale, they will make a comeback. Also, more whales are eating increasingly more krill again in the pristine environment. बिल्कुल मतलब हम कहते हैं zero initial condition, बिल्कुल fresh environment है वहाँ पे. Does this cycle continue indefinitely or does one of the species eventually die out? मतलब क्या? This is the question which the people are asking. Let's suppose the people who are related to these मतलब animal lives और मतलब उस वहाँ की health monitoring और उसको देखते हैं. वो कहते हैं कि क्या मेरे पास इस तरह का behavior होगा? Let's suppose this is krill and this is whale. मतलब मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग टू थिंक, अच्छा क्या यहाँ मेरा ये बिहेवियर है या मेरे पास ठीक है, या मेरे पास कुछ इस तरह का बिहेवियर है, मतलब ये कि द krill विल कीप ऑन ग्रोइंग. मैंने कुछ गलत यहाँ पे बना दिया, वो ये साइकिल है, ये नेगेटिव में नहीं जा सकता क्योंकि दे आर स्पीशीज, दे आर नॉट टेम्परेचर्स और प्रेशर्स, कोई ऐसी चीज नहीं है. तो ये जरूर हो सकता है कि वो दे स्टार्ट फ्रॉम लेट्स सपोज 100, they might go to 0, they might come again, और फिर क्या कुछ इस तरह का बिहेवियर है. What is the behavior? I need to determine. ठीक है, इसकी मुझे मॉडलिंग करनी है. अच्छा, यहां पे आपके पास assumptions. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बार बार मुस्तकिल ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, assumptions, let xt denote the krill population at any time t and let yt denote the population of the whales in the southern ocean. तो x और y मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए. The level of the krill population depends on the number on a number of factors, or including the ability of the ocean to support them, the existence of competitors for the plankton they ingest, and the presence and levels of predators. मतलब there are many things. मतलब ये है कि मतलब कितने वहां पे कितनों का सर्वाइवल हो सकता है, और दूसरी बात ये है कि उनकी अपने फूड रिसोर्स कितनी है which they eat, और the most important factor is the presence of whales. जितने ज्यादा whales बढ़ती चली जाएंगी, krill उतना कम होगा. ये बहुत सारे factors हैं. As a rough first model, let's start by assuming that the ocean can support an unlimited number of krill. So this is a very very basic model. और ये आपके पास यहाँ से इस assumption से बात शुरू करते हैं, फिर आगे we are going to refine this assumption और फिर ऐसे मॉडल को हम improve करेंगे. As a rough model, let's start by assuming that the ocean can support an unlimited number of krill so that dx by dt is equal to ax for a greater than 0. तो जैसे जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, x जितना बड़ा होगा उतना बड़ा dx by dt, उतना ज्यादा रेट बढ़ता चला जाएगा. Second, assume the krill are eaten primarily by the whales, so neglect any other predators. तो वो कहता है कि भाई हम ये assume करते हैं कि भाई जो ये मरते हैं, मतलब they are eaten up by the whales, कोई और फैक्टर नहीं है. Then the growth rate of the krill is diminished in a way that is proportional to the number of interactions between them and the whales. मतलब जितनी ज्यादा आपके पास इंटरेक्शन होंगी उतना ज्यादा krill जो है ना कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, वन इंटरेक्शन assumption leads to the differential equation. तो वो कहते हैं हम इस तरह लिख सकते हैं कि जी this is the rate of growth, they are growing, this is a positive, and this is the rate of decay, they are dying out. तो उसने कहा जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा x into y is interaction, और आपके पास माइनस बी आपके पास एक फैक्टर हो गया, और अगर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डिके, तो वो कहता है कि जी ये आपके पास उनका इंक्रीमेंट है उनके मतलब पॉपुलेशन में, और ये उनका डिके है. तो वो कहता है दिस इज अ वेरी बेसिक मॉडल a माइनस बी बाई एक्स, जो हम पहले भी देख चुके हैं. किसी ने कुछ चैट विंडो पे लिखा है? नो, ठीक है, हम आगे चलते हैं.
notice that the intrinsic growth rate k is equal to a minus by decreases as the level of the whale population increases. वो कहता है कि जो a very important point to note, the whale population increases. Why? If y increases, what will happen? This k will become more negative. This will become more negative. और आपके बाद when this will become more negative, तो आपके पास जो है ना krill population will start to decay. ठीक है, तो ये इसके सारी interpretations हैं. Decreases as the level of the whale population increase. These coefficients must be determined experimentally or from historical data. तो ये आपके पास चीज जो बार बार ये लिखता है हर जगह जो है ना ये बात लिख देता है यहाँ पे. तो this is the topic of chapter 3. कि मेरे पास experimental data है, historical data है. From the data, how can I determine these parameters? ठीक है, तो वो हम उसमें देखेंगे इंशाल्लाह. इसके बाद हमारे पास next consider the whale population YT. In the absence of the krill, the whales have no food, so we will assume that their population declines at a rate proportional to the numbers. तो वो कहता है कि ये हमारी first assumption है. If there is no food resource, they will die out. So how we represent this assumption? Bilal, अच्छा ठीक है. This assumption produces the exponential decay equation dy by dt is equal to minus my. So this is the equation. dy by dt is equal to minus my. They will decrease. ठीक है. More whales, nothing to eat, they will ultimately die. Simple English sentence है जिसका mathematical model ये बन गया हमारे पास. However, in the presence of krill, the whale population increases at a rate proportional. Chat window पे what is this kind of attendance दोबारा? yes हाँ, attendance में ले लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है 3-4 और ऐड हुए हैं. आप में से जो भी 3-4 अभी आए हैं आप लोग अपना नाम लिखते हैं उसमें नीचे जो है ना क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में ग्रुप पर, ताकि फिर मैं अटेंडेंस लेते वक्त उनका लिख दूँ नाम. अच्छा ये आपके पास हो गया, ये हो गया. अच्छा no, not this one. However, in the presence of the krill, the whale population increases at a rate proportional to the interactions between the whales and their krill food supply. तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा वेल उतना ज्यादा उनको कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा वेल्स का सर्वाइवल बढ़ जाएगा. Thus the preceding equation is modified to give this becomes a positive rate of change. कि ये आपके पास प्लस के साथ कि जितना इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा वेल्स उस krill को खाएंगे और आपके पास उतना ज्यादा उनके अंदर इंक्रीमेंट होगा. तो आपके पास ओवरऑल ये मॉडल बन गया minus my when they are alone and plus nxy when they interact with the krill. तो ultimately I have this model. तो मेरे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई. मेरे पास note from the equation that the intrinsic growth rate r is equal to minus m plus nx of the whales increases as the level of the krill population increases. तो वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट था कि जब आपके पास वेल बढ़ रही थी तो आपके पास krill डिक्रीज हो रहे थे. यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है कि if the krill population increases, that is n increases, so r also increases, तो rate of change also increases. मतलब ये क्या कि पॉजिटिव और वेल्स आपके पास बढ़ती चली जाएंगी. तो ये मेरे पास मॉडल है. हम आगे चलते सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. मैंने भी आपको बता दिया वेयर x0 is equal to x0 इनिशियल कंडीशंस है, वो अब आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है इनिशियल कंडीशंस से हमारा क्या मतलब होता है और मैटलैब में हम उसको किस तरह देखते हैं और फेस प्लेन में हमारे पास इसका क्या मतलब होता है. एंड a b m and n are all positive constants. The system 12.10 governs the interaction of the whales and the krill population under our unlimited growth assumptions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि this is an ideal model which is far from reality, लेकिन कम से कम एनालाइज कर सकते हैं under our unlimited growth assumptions and in the absence of other competitors and predators. हम कहते हैं कोई और competitor नहीं है, मतलब ये कि आपके पास krill खाने का मतलब ये है कि और predators भी नहीं है और competitors आपके पास मतलब ये है कि let's suppose जो plankton है जिन पर मतलब आपके पास krill मतलब ये है कि बेस करते हैं, सारा का सारा उनका फूड सोर्स जो है ना आपके पास planktons है, जो छोटे छोटे मतलब कीड़े होते हैं वो सब मतलब पत्ते होते हैं. तो ये है कि krill उनको खाता है, कोई और स्पीशीज उनको नहीं कंज्यूम कर रहा. तो ये कि ये बहुत सारी assumption है जो बहुत आइडियलिस्टिक assumption है, बट वी कैन स्टार्ट टू एनालाइज द सिस्टम फ्रॉम हियर. अच्छा जैसे आप लोगों को अंदाजा हो एक इक्वेशन मैं लिखता हूं जो कि बिल्कुल मतलब ये है कि एफएससी और इंटर लेवल की है, लेकिन इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसका एक बड़ा खास नाम है सर. वो पीवी बॉयज का चार्ज ला मिला के जो जनरल गैस, ये खास नाम है इसका बहुत. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको. मतलब आप सारे इंजीनियर्स हो और सारे सबने केमिस्ट्री सबने पढ़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह.
इसका एक खास नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन। यस वंडरफुल। हु इज दिस पर्सन भाई? इनकी आवाज पहली दफा सुनी है मैंने, कौन? जरगाम। ठीक ठीक ठीक, यस। तो ये क्या आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जो रियल गैसेस होती हैं वो ये ओबे नहीं करती हैं। इसके अंदर बहुत सारे अजम्पशंस वो हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हैं, जो आपके पास रियल गैसेस उसको ओबे नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी दिस सीम्स टू अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर मॉडलिंग मेनी ऑफ द गैसेस और उनका बिहेवियर। पीवी इक्वल एनआरटी, ये रियलिस्टिक बिहेवियर बिल्कुल नहीं है, इसको कहते ही आइडियल है। और आइडियल का मतलब ये है कि दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, तो ये बात मैं इसलिए आपको सब बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपने ये सब जो मैंने यहाँ सब आपको पढ़ दिया फिर आप बोले तो बेकार है, फिर मॉडल ये सब बेकार है। ऐसा नहीं होता। हम मॉडलिंग जब भी करते हैं, मॉडलिंग इज अ वेरी 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 टफ फील्ड। वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, वी स्टार्ट टू बिल्ड अप द मॉडल और फिर उसका हम आगे पैरामीटराइज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सारा वो वाला एनालिसिस जो पहले मैं डिटेल में करवा चुका, मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब ये यहाँ पे मैंने, आप में से कौन बताएगा हाउ आई एम गेटिंग दीज लाइंस, ये सब क्या हो रहा है? कौन बताएगा? ये सब पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में गुजरा है। सर ये ए अपॉन बी और एम अपॉन एन जो है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमारे पास। ये आए कहाँ से हैं? ये ग्राफ बना कैसे? यहाँ पर ये अगर मैं आपको बोलूं ये ग्राफ बना कैसे बनाओगे? कुछ तो याद हो। फिर वही हम dx by dt को 0 रख के और dy by dt को 0 के बराबर रख के डेरिवेटिव्स को 0 वेरी गुड दैट्स फाइन एंड देन आई गेट ऑल दिस थिंग्स। सबको क्लियर है? ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात है। अब ये बहुत डिटेल में बहुत दफा बार बार गुजर चुकी। तो आई हैव डिटरमाइंड दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। और मेरे पास ये चीज जो है ना dy by dt इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन पर मेरे पास देयर इज नो रेट ऑफ चेंज इन y। मतलब क्या है कि जब भी मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा आई विल क्रॉस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट इन y। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई हैव दिस लाइन ऑन विच दे से dx by dt is equal to 0, इसका मतलब x में कोई मोशन नहीं होगा एंड आई विल क्रॉस दिस लाइन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी x में मूवमेंट नहीं होगी। तो मेरे पास इस तरह करके है ये। ठीक है, मैंने ये एरो हेड जो बनाए हैं हो सकता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये तो मैंने वैसे भी बना दिए समझाने के लिए। आप इसको पूरा जब एनालाइज करोगे इसको यहाँ से बैठ के देख के जो आपको करना चाहिए, तो अब आपको आइडिया होगा कि ये जो आपके एरो हेड्स हैं वो किस डायरेक्शन। मैं सिंपल अभी बताया ये चीज कि भाई ये डायरेक्ट मतलब ग्रीन लाइन को आपके पास जो इंटरसेक्शन है वो आपके वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरसेक्शन होगा, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये बात हो गई। आई मूव ऑन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और ये सब बातें आपको क्लियर हैं। दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक m/n और a/b, पहला वाला, दूसरा 0 0 आपके पास है। x पे आपका क्रिल पॉपुलेशन है, y पे आपका वेल्स पॉपुलेशन है, और आपके पास ये ग्रीन और द येलो लाइंस यू गेट फ्रॉम द इक्वेशन। सब बातें सिंपल है। यहाँ पे चलते हैं। व्हाट इज दिस? यहाँ मैंने दोनों बना दिए। ये अगर 12.15 जो है ना, यहाँ पर ये पूरा जो एरोज बनाए हैं, ये एरोज आप साइन से बनाएंगे। जो पूरा डिस्कशन पिछली दफा हुआ था पिछले लेक्चर के अंदर, और उस डिस्कशन के बाद हमने ये डिटरमिन किया था कि भाई आपके पास ये किस तरह बनेगा। दिस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, ये बास और ट्राउट का चीज है आपके भाई, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। तो ये वाला जो आपके पास है कि मैं चारों रीजन्स लूंगा, इसको आप खुद बैठ के देखिएगा और खुद एनालाइज कीजिएगा। आई हैव A, B, C and D, हाउ आई एम गेटिंग दिस वन। ये एरो ऐसे क्यों है, ये एरो ऐसे क्यों नहीं है, और ये एरो आपके पास अपर डायरेक्शन में या कोई डाउनवर्ड में क्यों नहीं है। यू डिटरमिन इट योरसेल्फ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, बहरहाल मेरे पास ये बिहेवियर आया और मेरे पास ये वाला बिहेवियर आया, मेरे पास ये वाला बिहेवियर आया ऑन दीज लाइंस। और ये वाला बिहेवियर मेरे पास जो आया है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आपका क्या ख्याल है यहाँ पे dx by dt क्या होगा? वैसे ही रफ गेस सर ग्रेटर देन 0 एक्सिस है, और dy by dt यहाँ पे 0 है, 0 होगा। वंडरफुल। ठीक है, इसी तरह ऑन दिस लाइन मतलब ये बात है कि द dy by dt is what? greater than 0, increasing trend is less than 0. why less than 0 क्यों है? सर टुवर्ड्स 0 की तरफ जा रहा है। I am moving in the negative y direction. I am moving in the negative y direction. इसलिए ठीक है, और dx by dt क्या होगा? dx by dt तो 0 होगा सर। dx by dt 0 होगा। मुझे वैसे थोड़ा सा परेशानी ये होती है कि सिर्फ 2-3 आदमी जवाब दे रहे होते हैं, बाकी कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह करे बाकियों को समझ में आ रहा हो।
अच्छा हम आगे मूव करते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें मतलब दीज आर ऑल वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो पिछले बहुत डिटेल में गुजरे थे। मैं यहाँ पे मतलब इनमें से बहुत सारे आपको हिंट्स दे दिए और यू कैन एनालाइज योरसेल्फ द होल थिंग। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि इस तरह का कुछ बिहेवियर है, यहाँ पे इस तरह का कुछ बिहेवियर है, ठीक है। अब वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही बात आ गई यहाँ पर कि ये अगर एक सर्कुलर बिहेवियर है अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, आई हैव अ सर्कुलर बिहेवियर अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, आई कैन नेवर डिटरमिन बाय द ग्राफिकल एनालिसिस कि मेरा जो आगे इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इन तीन केसेस में से कौन सा केस है। केस ए है सस्टेन्ड ऑसिलेशंस है, केस बी है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, ये डाई आउट कर रहा है, या मेरे पास अनस्टेबल है। मैं ये तीनों में से केस डिटरमिन नहीं कर सकता विद ओनली द ग्राफिकल एनालिसिस, क्योंकि मेरा जो आपके पास एरोज बने वो इस तरह के अगर कुछ एरोज बन गए हैं, आई एम स्टक, आई कांट से एनीथिंग। तो एक तो डायरेक्ट मेथड ये है कि भाई डायरेक्ट मैं फेस पोर्ट्रेट बना लूं, मैं वहां से मसले को हल कर दूं। मैं फेस पोर्ट्रेट बनाऊं, मैं वहां से डिटरमिन कर लूं क्या चीज है। मैं आपको फेस पोर्ट्रेट इसका पहले दिखा देता हूं, इसका फेस पोर्ट्रेट क्या बनेगा, पूरी बात समझा देता हूं, उसके बाद आई कम टू द मैथ्स कि जो इसने मैथ्स जो डिस्कस किया है यहाँ पे। अब मेरे पास ये सिस्टम है, लेट मी एक मिनट, अब मुझे कन्वर्ट करना है अपने लैपटॉप को। मैं इसको जो है ना पहले आपको पूरे वैल्यूज लेके फेस पोर्ट्रेट इसका बनाता हूँ, पहले फेस पोर्ट्रेट समझाता हूँ और उसके बाद फिर जो है ना मैटलैब पे आपको दिखाता हूँ, एंड देन आई विल कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन साइड, ताकि आपको पूरा पिक्चर हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी मसला क्या है, अभी आप मसला ये है कि हम यहाँ पे स्टक हो गए ग्राफिकल एनालिसिस में, क्योंकि मेरे पास ये एरोज जो बता रहा है मुझे, वो कह रहे हैं कोई सर्कुलर बिहेवियर, कोई लिमिट साइकिल वाला बिहेवियर है, ये स्पाइरल डाउन करके ये मतलब ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है, मुझे कुछ मैं नहीं कह सकता यहाँ पे। तो आई नीड टू डू समथिंग। व्हाट द बुक हैज डन, बुक ने एनालिटिकल सॉल्यूशन बनाया और वो डिस्कस किया है। उसमें थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी सी आपके इन्वॉल्व है, देयर आर सम इंट्रिकेसीज, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसने प्रूफ किससे जस्टिफाई कैसे किया अपनी चीज को। लेकिन लेट मी फर्स्ट शो यू द फेस पोर्ट्रेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आई विल गो टू द इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस a माइनस बी वाई इंटू एक्स। तो मैं a b और m y m और n की वैल्यूज जो हैं मैं वो 1 लेता हूं और फिर मैं अपना फेस पोर्ट्रेट बनाता हूं। तो 1 माइनस वाई इंटू एक्स, आई विल गो हियर, वन माइनस वाई इंटू एक्स और -1 प्लस एक्स, -1 प्लस एक्स, -1 प्लस एक्स इंटू वाई। और मैं अभी इसका जो है ना थोड़ा सा रीजन बढ़ा देता हूं, जिस रीजन के अंदर मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं बिहेवियर को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई विल प्लॉट दिस थिंग, आई हैव दिस बिहेवियर of something very strange behavior। अच्छा एक बात यहाँ पर दोबारा कि क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, so I can always make this zero, the minimum value, and this minimum value of x and y is zero, कि भाई वो तो हो नहीं सकता। I'll study the first quadrant only। मुझे पता है कि नेगेटिव को मैं इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता फिजिकली, कि नेगेटिव पॉपुलेशन कोई चीज नहीं होती है। ये मेरे पास पॉपुलेशन का बिहेवियर आ रहा है। ये पॉपुलेशन का बिहेवियर मुझे क्या बता रहा है, अगर मैं इसको गौर से स्टडी करूं कि आई हैव सम लिमिट साइकिल बिहेवियर, कि ये आपके पास ये राउंड एंड राउंड अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे 1,1 है कि नहीं है, क्या ख्याल है आपका? दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ठीक है? यस सर है। और आगे बाद यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे शो किया गया था, दैट इज m/n, a/b। तो मैं m n a b सबकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1,1 इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और ये मेरा ओवरऑल बिहेवियर है। मतलब क्या कि मैं किसी भी पॉइंट से शुरू करूंगा तो आई विल मूव अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब क्या, मैं लिमिट साइकिल में फंस जाऊंगा। मतलब एक पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी, मतलब एक्सटिंक्शन पे कोई नहीं जाएगा। मतलब क्या, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। देखो हम कॉम्पिटिटर हंटर मॉडल, ये जो पहले मैं आपको बता रहा था जिसके अंदर मैंने कुछ गलती की थी, हाँ यहाँ पे गलती क्या, मतलब मैंने वैल्यूज लिए। ये वाला जो था मैं दोबारा ये कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि क्विकली आपको समझाने के लिए कि ये जो आपका मॉडल था जिसका द ट्राउट एंड बास, इसके अंदर एक एक्सटेंशन पे जा रहा था और एक जो है ना बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा था। जैसे कि इट इज स्टिल रनिंग, ये वाला, जैसे x आपके पास जो भी था वो बहुत बढ़ गया था और y आपके पास एक्सटेंशन पे चला गया, खत्म हो गया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रेडेटर प्रे मॉडल। प्रेडेटर प्रे मॉडल के अंदर मेरे पास ये इक्वेशंस हो गई
और लेट सपोज मैं किसी भी इनिशियल कंडीशन से शुरू करता हूँ, लेट सपोज मैंने 0.5 से शुरू किया और 0.5 से शुरू किया, दोनों को 0.5 से शुरू किया, समवेयर हेयर इस जगह पे मैंने शुरू किया, ये 0.5 आपके पास हो गया और ये भी 0.5 आपके पास हो गया। मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, जब मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, मुझे फेस पोर्ट्रेट ये कह रहा है कि यू विल गो अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। ये आपको रेड सर्कल नजर आया? This is not a cycle, but this is a limit cycle. But this is a limit cycle. ठीक है, मैं MATLAB में देखता हूँ लिमिट साइकिल का मतलब क्या है। लिमिट साइकिल इज समथिंग लाइक दिस। लेट मी रन दिस थिंग। इट इज रनिंग। आप ये देखो यहाँ पे अभी ये ब्लू सर्कल मूव कर रहा है, ठीक है, इट इज गॉन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ा देता हूँ क्योंकि टाइम इज क्वाइट लेस। यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ उसका टाइम और इंटीग्रेशन टाइम। यहां पे अब आप गौर से देखो, लेट मी मेक दिस फिगर अनडॉक, एक सेकंड ठहरो, पता नहीं कोई मसला हुआ है, ये उस विंडो में नहीं खोला। अच्छा, खोल दिया, ठीक है। मेरे भाई ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर मेरे पास क्या है, इस बिहेवियर को आप गौर से देखो, ये ऑसिलेटरी बिहेवियर है। मतलब एक्स, लेट सपोज आपके पास जो है वो क्या है, एक्स आपके पास वेल्स हो गई, या एक्स क्या, एक्स क्रिल है और वाई आपके पास वेल्स है। तो क्रिल और वेल्स अगर आप देखो, एक्स आपके पास रेड, आपके पास क्रिल है, तो आपके पास जब क्रिल कम होना शुरू होता है तो आपके पास वो आपके पास वहां पे वेल्स बढ़ती हैं, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपके पास ऐसे तो वेल्स कम होनी शुरू हो जाती हैं। जैसी वेल्स कम होना शुरू हो जाती हैं, क्रिल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपके ऑसिलेटरी बिहेवियर है, ये चलता रहेगा। इसका मतलब है कोई भी पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन पे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता जैसे ट्राउट और बास के अंदर हो रहा था कि यहाँ पे ट्राउट खत्म हो जाती थी या बास खत्म हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों आपके पास जो है ना, ये ऑन एंड ऑफ आपके पास ऑसिलेटरी बिहेवियर में चलते रहेंगे। एक कम होगा दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा कम होगा पहला बढ़ जाएगा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग? यस सर। Yes, sir. ये आपके पास जो है ना, दिस इज अ लिमिट साइकिल बिहेवियर। जब भी उसने लिमिट साइकिल पहले डिस्कस किया था कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी इनिशियल कंडीशन, यू फ्रॉम दिस फेस पोर्ट्रेट, this is very clear, you start from any initial condition, you start from anywhere, you will move into this limit cycle, an endless circle, और जिसके अंदर आप जो है ना, you will keep on moving। ठीक है, तो आपको फेस पोर्ट्रेट भी समझ में आ गया और आपको क्या बोलते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन मैटलैब में भी समझ में आ गई कि होगा क्या असल पॉपुलेशंस के साथ। नाउ आई वांट टू एनालाइज दिस थिंग मैथमेटिकली। अब मैं मैथमेटिकली इसको देखता हूँ। ठीक है, मैथमेटिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू as much as I can। इसके अंदर कोई ऐसी मैथ्स नहीं है, लेकिन उसने कुछ चीजें ऐसी कही हैं जो मैं आपको उसका पूरा रीजन आपको बताता हूँ। वो कहता है बिकॉज द नंबर ऑफ, अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस वन, एनालिटिकल सॉल्यूशन। हर दफा एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं होता। थोड़ा सा मैटलैब को एक्सप्लोर करना। मैटलैब के अंदर आपके पास एक डी सॉल्व की कमांड होती है जो यहाँ पे मैंने यूज नहीं की है। डी सॉल्व अगर आप यूज करो और आप सिंबॉलिक मैथ्स यूज करो, जिन्होंने मैटलैब में काम किया हुआ है, तो बाज दफा आप जब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस को, तो वो आपको एम्प्टी मैट्रिक्स दे देता है। वो बोलता है भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एनालिटिकल सॉल्यूशन या क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे जाओ। तो ये जो ODE45 सॉल्वर है, ये न्यूमेरिकली सॉल्व करता है सिस्टम्स को। तो मैं तो न्यूमेरिकली देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने ODE45 यूज किया। हर दफा आप एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वो कहते हैं लेट मी बिल्ड एनालिटिकल सॉल्यूशन, और एनालिटिकल सॉल्यूशन से वो एक्सप्लेन करता है because the number of whales depends on the number of Antarctic krill available for food, we assume that y is a function of x. Then from the chain rule for derivatives we have dy by dx। अब वो कहता है कि जी मैं यहाँ पे सिंपल ये चेन रूल हो गया, dy by dx, all of you know this maths, तो ये आपके पास dy by dt और dx by dt हो गया, and dt get cancelled and you get this equation simple from the differential equation। फिर वो कहता है आगे, this is a separable differential equation, equation 12.11 is a separable first order differential equation, may be rewritten as सब, ये basically FSC इंटर का मैथ्स है और A levels में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपके पास ये सेपरेबल हो गया। now you integrate on both sides, उसने इंटीग्रेशन यहाँ पे करके नहीं दिखाई, सिंपल है। इंटीग्रेशन of each side of equation 12.12 yields this thing, so you get the proportionality, ये the constant of integration आपके पास ये आ गया, और बाकी you have this equation। और सिंपल आपके पास जो है ना, मतलब bring this here, by over there, नहीं मतलब ये सब कुछ इधर गया और k जो है ना यहाँ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास you bring everything on the left except the k, and x को भी यहाँ ले आए, इसको भी यहाँ ले आए, तो you have this equation
where k1 is a constant using the properties of the natural log and exponential functions. This last equation can be rewritten as all basic maths. तो आपके पास ultimately you get this equation y(a)(xm) e(by) plus nx. अगर आप में से किसी को ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आप मुझे बोल दो, मैं लिख देता हूँ, लेकिन अगर क्लियर है तो आई मूव ऑन. ये कोई ऐसी चीज नहीं है. अच्छा, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं क्विकली लिख देता हूँ, क्योंकि जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा वो बेचारे शायद इस वजह से नहीं बोलेंगे कि अजीब सा ही लगेगा. तो आपके पास ये हो गया सिंपल लॉग मैंने अप्लाई किया. या शुड आई लीव दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत बेसिक ये जी ln वहां जाके e हो जाएगा, इसके पावर सब चीजें उधर चली जाएगी. जी हो जाएगा सर. ये सर हो जाएगा सर, इजी हाँ, ये है. बहुत बेसिक मैथ्स है इसलिए ठीक है. बहरहाल और ये कुछ चीजें तो मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप काम करो. तो बहुत बेसिक मैथ्स है, ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल लॉग एंड दिस वन यू गेट दिस इक्वेशन वेयर k is the constant. इक्वेशन 12.13 defines the solution trajectories. Now वो कहता है कि ये मेरे पास solution trajectories डिफाइन करता है. क्या चीज? इक्वेशन 12.13 defines the solution trajectories in the phase plane. We now show that these trajectories are closed and represent periodic motion. अच्छा, आपको जहन में रखें, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था इसने सर्कल की बात की थी when he was discussing a linear system. उसके बाद जब नॉन लीनियर सिस्टम था तो इसने एक हाइपरबोला की बात की थी, जिसके अंदर आपके पास cos h, कोसिकेंट, हाइपरबोलिक कोसिकेंट और वो सब आए थे. तो उस वक्त मैंने आपको बात कही थी कि हम ये अप्रोच नहीं लेते क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के अंदर होता है. जैसे एक बहुत क्लोज फॉर्म सोल्यूशन बन जाए और बहुत ही आइडियल सोल्यूशन बन जाए. एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 के अंदर सर्किल और हाइपरबोला बन गया था. यहाँ पे आप देखो कोई हाइपरबोला सर्किल नहीं बनना, बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की इक्वेशन बनी है. तो हमारा जो मेथड है, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया फेस पोर्ट्रेट को किसी भी वेब पेज पे जाके, किसी भी मैटलैब के टूल, किसी भी टूल से बना लें, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फेस पोर्ट्रेट. ठीक है, वाला हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं. किसने एनालाइज कर रहा है इसको? वो कहता है जी मेरे पास ये चीज बन गया, दिस इज अ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन where k is the constant. Equation 2.12.13 defines the solution trajectories in the phase plane. We now show that these trajectories are closed and represent periodic motion. अब आप उसकी जस्टिफिकेशन और आर्ग्यूमेंट्स आप देखेगा तो आप वाकई में मजा भी आएगा. डिपेंड करता है मजा आएगा या आप बोर हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है. अच्छा, तो दिस इज द इक्वेशन व्हिच आई गॉट. दिस इज 12.13 और 12.13 के अंदर आपके पास यू जस्ट शिफ्टेड ई बी एक्स और एन वाई को, एन एक्स को आप उधर ले गए, मतलब एक्स और वाई को उससे सेपरेट आउट किया और कुछ नहीं. ठीक है, आज ये भी नहीं चल रहा. तो आपके पास यहाँ पर हो गया सिंपल कि ये वाई ए हो गया और ई बी वाई हो गया और ये आपके पास के हो गया और ई एन एक्स हो गया, तो ये ई एन एक्स हो गया और आपके पास एक्स एम हो गया. इस तरह समथिंग करके इसने जो है ना वाई ओवर ई बी वाई. हाँ ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ चीज हो गई. यू गेट दिस वन. लेट्स डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन दिस वन. वो कहता है सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल स्टडी दिस वन ओनली. मैं इसको स्टडी पहले करता हूँ, फिर बाद में मैं अगले वाले को स्टडी करूंगा. यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर वो कहते हैं वी कैन इजीली शो दैट एफ आई हैज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट y इक्वल टू a by b एंड नो अदर क्रिटिकल पॉइंट्स. तो कहते हैं इफ आई जस्ट प्लॉट दिस द येलो वन, तो व्हाट आई गेट दिस येलो वन. और उसका जो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है दैट कम्स एट a by b. मतलब सिंपल आपके कैलकुलस से यू कैन प्रूव ऑल दीस थिंग्स. और आपके पास जैसे कैलकुलस से कैसे निकलेगा a by b, क्विकली विद इन अ सेकंड मुझे बताओ कैसे निकलेगा, बच्चों वाली बात. सर वो मैक्सिमा करके डेरिवेटिव पॉइंट है भाई, ये स्टेशनरी पॉइंट है, डेरिवेटिव इस पे 0 होगा इसका, सिंपल. ठीक है, मतलब ये बहुत बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में ऐसा ना हो कि उन बेसिक्स में आप फंस जाएं. दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट ना. तो आपके पास वो स्टेशनरी पॉइंट मैंने निकाला दैट इज a by b, उस पे मैक्सिमम वैल्यू आई, उसको मैं कहता हूं my. ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू my. ठीक है, ऑफ माय फंक्शन. आपके पास ya और eby जो आपके पास येलो में मैंने हाईलाइट किया हुआ है. ये सब बात क्लियर हो गई. अच्छा, हैज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट दिस एंड नो अदर क्रिटिकल पॉइंट्स. इसका मतलब है कोई और स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं है. फॉर सिंपलिसिटी ऑफ नोटेशन कॉल दिस मैक्सिमम वैल्यू my. तो उसने उसको my कह दिया येलो में जो मैंने किया हुआ है. Moreover, f0 is equal to 0 and from L'Hopital rule, fi approaches 0 as y tends to infinity. वो कहता है ये L'Hopital rule आपने अप्लाई किया और मैंने जो है ना बस ये डिटरमिन किया कि what happens to y. मतलब ये कि ये आपके पास अल्टीमेटली y जो है ना fy will approach to 0. ठीक है. Similar arguments apply to the function gx, जो अलग जो आपके पास दूसरा वाला फंक्शन है, ये वाला जो आपके पास फंक्शन है. ठीक है. अच्छा, gx को उसने लिखा है xm over enx which achieves its maximum value at mx. वो कहते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई that is mx और ये आपके पास कर्व है
मैं ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। एनालिटिकल सॉल्यूशन समटाइम्स आर वेरी नास्टी, दे आर वेरी डिफिकल्ट, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एनालाइज के हो क्या रहा है। वो कहता है कि जी ये आ गया दूसरा फंक्शन हो गया gx, जो आपके पास हो गया xm ओवर enx which achieves its maximum at mx, तो आपके पास mx हो गया, और ये आपके पास उसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन f and g are depicted in figure 12.16, तो दोनों के ग्राफ्स यहाँ पर मेरे पास आ गए। लेट मी ओपन द बुक एज वेल, क्योंकि मुझे ये लगता है मुझे बार बार ये कॉपी करना पड़ेगा। वेयर इज दिस चैप्टर, ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हो गया। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। वो ये कहता है यहाँ पे from 12.16, अच्छा let me read it from there, from the book directly. From 12.16, from these figures, अगर आप अब गौर से इनको देखें, the largest value for y(a) minus by, एक मिनट, I have to copy this यार, ये सब फिर आपको इसका समझ में नहीं आएगा। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब वो ये कहता है कि आपके पास फ्रॉम फिगर 12.16, जो कि ये वाली मेरे पास फिगर है, और इसके अंदर वो ये कहता है कि द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर y(a) माइनस by और xm माइनस xs इज my mx। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों फंक्शंस मेरे पास हैं, वो कहता है कि ये जो मेरे पास येलो था और मेरे पास सेकंड जो आपके पास ब्लू था, ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास बनेगी वो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि पहले वाले की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास ये है, और ब्लू वाले की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास जो है ना वो mx है, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू है। दैट इज इक्वेशन 12.14 हैज नो सॉल्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन my mx। अब ये क्या कहना चाह रहा है, वो कहते हैं 12.14 जो आपके पास इक्वेशन है, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर, ये जो आपके पास, वो ये कहता है कि अगर मेरे पास k की वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, दिस इज 12.14, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जी ये जो आपके पास k की वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ k, अगर आपके पास k की वैल्यू mx my से बड़ी हो जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई xy की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास ये चीज लिखी हुई है y(a) माइनस by, और आपके पास आगे लिखा हुआ है xm माइनस nx इज इक्वल टू k। इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्सिमम मल्टीप्लाई करके आपके पास मैक्सिमम k आ सकता है। लेकिन वो कहता है कि अगर मेरे पास किसी तरह k की वैल्यू जो है ना वो इससे बड़ी हो जाए, मतलब my k की वैल्यू इज समथिंग बिगर देन my एंड mx, तो इसका मतलब है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो आपके पास कोई x और y का सोल्यूशन नहीं हो सकता, x और y की कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहली बात तो उसने ये कही है, that is equation 12.14 has no solution if the value of k is greater than my mx in exactly one solution, x is equal to mn and y is equal to ab when k is equal to my mx। वो कहते हैं अगर मेरी k की वैल्यू my और mx हो जाए, let me delete this one, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ my और mx लिख दूं मैं k की जगह पे, और मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं, मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं, थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग कीजिएगा इसको, होपफुली यू विल लर्न अ लॉट। वो कहता है इफ आई सॉल्व दिस नॉन लीनियर इक्वेशन, तो मेरे पास जो y की वैल्यू बनेगी और जो x की वैल्यू बनेगी, तो मेरे पास वो ये वैल्यूज बनेंगी, y की मेरे पास a by b बनेगी इफ यू सॉल्व दिस नॉन लीनियर इक्वेशन, और इसकी m by n बनेगी x की। तो यहाँ पर उसने सिंपल ये बात कही है कि अगर मैं इनको मैक्सिमम पे लेके जाता हूँ, दोनों को मैक्सिमम पे लेके जाता हूँ my और mx पर, तो मेरे पास x और y का ये सोल्यूशन है फॉर दिस नॉन लीनियर इक्वेशन। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट मी एक्सप्लेन द होल थिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये है कि ट्रिकी है, और उसके बाद फिर आप लोग पूछ लेना या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना ये लेक्चर का वीडियो दोबारा देखने के बाद। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई, it has no solution if this happens, or exactly one solution when this is this। Let's consider what happens when k is less than my mx। अगर k की वैल्यू my mx से कम हो जाए, मतलब क्या कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, I have this 12.14 इक्वेशन, और मेरे पास ये दो वैल्यूज my mx नहीं है, मतलब ये वैल्यू कम है। Let me erase this thing। वो कहता है I have this k
but this k is less than my into mx, then there are many possibilities. many possibilities वो कैसे कि भाई हो सकता है कि जी आप जो है ना वो यहाँ कहीं पे बैठे हुए हो, my की वैल्यू कम है और mx पे आप यहाँ कहीं बैठे हुए हो, तो आपके पास ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यूज आ जाएंगी और ये x की वैल्यूज आ जाएंगी. ये मतलब कहना चाह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन my mx, तो आपके पास k की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज my अपनी कोई छोटी वैल्यू पर है, my प्राइम पर है, तो दिस इज my प्राइम, और ये आपके पास mx प्राइम पर है, तो ये mx प्राइम है, तो डेफिनेटली k इज लेस देन my mx. my प्राइम mx प्राइम इज लेस देन my mx. ये सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और आपके पास x और y की वैल्यू कम होगी. What it says, अच्छा let's consider what happens when k is this one. Let suppose k is equal to s my. वो कहता है कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ कि जी आपके पास कि k जो है ना वो आपके पास s my है, my मैक्सिमम हो गया ऑफ द y फंक्शन, और s आपके पास जो है ना s इज समथिंग लेस देन mx, जिसको मैं mx प्राइम अभी कह रहा था, तो s कोई वैल्यू है जो mx से कम है, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द इक्वेशन बिकम्स दिस वन. वो कहता है मेरे पास इक्वेशन ये बनी. कौन सी इक्वेशन? बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लटर हो गया, लेकिन दिस इक्वेशन कि जो आगे एक्स एम ई माइनस एन एक्स जो कि एम एक्स होती है मैक्सिमम वैल्यू पे. वो कहते हैं जब मैक्सिमम नहीं है एस है तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई. उसने कहा एक लाइन उस पर ड्रॉ की एस पर, दिस वैल्यू ऑफ एस इज लेस देन एम एक्स, रिमेंबर दिस इज सम वैल्यू हेयर. उसने ये लाइन ड्रॉ की और उसने कहा भाई एक्स एम और एक्स कैपिटल एम ये दो सोल्यूशन हो सकते हैं फॉर द एक्स. एक एक्स एम आपके पास हो सकता है और एक्स स्मॉल एम हो सकता है आपके पास. अगर तुम एम एक्स से कम वैल्यू कोई लेते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, यू कैन टेक दिस वैल्यू, यू कैन टेक दिस वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन उसने लेट्स सपोज ये ब्लू वाली वैल्यू ली है और आपके पास दो सॉल्यूशंस पॉसिबल है. सर आवाज कट रही है आपकी. मैं तो वहीं बैठा हूँ और सब कुछ जो है ना नेट भी पूरे सिग्नल्स हैं. सही आ रही है. हाँ ठीक है, मेरे से बिलाल तुम्हारे कनेक्शन का मसला है क्योंकि तुम बहुत दफा जो है ना मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हो हो रही. में. अच्छा बहरहाल ये कि मतलब लेक्चर का एंड हो रहा है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन अब है, लेकिन बहरहाल आई विल एक्सप्लेन यू दिस. अच्छा यहाँ पर ये सब काम हो गया और मेरे पास ये मुझे पता है कि जो एस पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास दो सॉल्यूशन एक्स के पॉसिबल हैं, एक्स एम और एक्स कैपिटल एम. ठीक है, हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस एक्स एम व्हिच इज लेस देन एम बाय एन, मतलब वो लेफ्ट पर आपके पास लाई करेगा और दूसरा आपके पास राइट पे लाई करेगा एक्स कैपिटल एम. तो आपके पास एक्स कैपिटल एम, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन which is greater than m by n. Figure 12.17 वो ये 12.17 है. Now if x is less than xm, वो कहता है अगर मेरे पास x की वैल्यू xm से छोटी हो जाए, मतलब क्या, if I am standing somewhere here, वो यहाँ की बात करता है ग्रीन पॉइंट की, इस बात की, तो what will happen then? xm e minus nx is less than s, so all this happens and there is no solution, and therefore there is no solution for y in equation 12.14 when x is less than xm. जब आपके पास अगर मेरे पास ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं. वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मेरे पास सोल्यूशन का इक्वेशन नहीं है. कौन सी सोल्यूशन का इक्वेशन नहीं है? वो कहता है मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है ना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. हाँ यार मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ इस चीज को. यस दिस वन. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट ये मेरे पास जो इक्वेशन है ना 12.14 इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अगर मेरे पास ग्रीन डॉट पे मैं खड़ा हुआ हूं. क्यों सोल्यूशन नहीं है? उसकी जस्टिफिकेशन देखो. देन नाउ इफ x इज लेस देन xm देन xm, वो कहते हैं xm e माइनस nx इज लेस देन s. क्योंकि जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे पास s की क्या वैल्यू होगी? ये वैल्यू जो है ना आपके पास ये वैल्यू ये s से छोटी है, तो दिस वैल्यू इज लेस देन s. ये आपके पास जो वैल्यू s प्राइम जो आपके पास आई है, this is s prime which is less than s. तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे is less than s, so that when this is less than s, अगला स्टेप क्या है? xm e minus nx is less than s. तो अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूं तो this becomes 1 s, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो x minus m e plus nx, मतलब मैं यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूँ x m e minus nx. तो what I'll get this one. Simple. ये मेरे पास जो चीज आई वो ये लिखी हुई है यहाँ पे इसने. एंड वो आगे अगली बात करता है
शायद आप में से बाज लोगों को ये बात क्लियर ना हो रही हो, लेकिन लेट मी गो थ्रू द होल थिंग। ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में भी इसको देख लेगा, और फिर भी नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी ऑल दीस थिंग्स ऑन व्हाट्सएप। एफ वाई जो मेरे पास है वो इक्वेशन है एफ वाई ए ई माइनस बी वाई। ये एफ वाई क्या चीज है? ये एफ वाई आपके पास ये वाला फंक्शन है एफ वाई, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और वो सोल्यूशन y में मालूम करना चाह रहे हैं। अब ध्यान में रखना, मेरे पास x के सोल्यूशन मौजूद हैं। x के सोल्यूशन क्या मौजूद है? आई ड्रॉ अ लाइन हेयर, एक ये है और एक मेरे पास ये है। मैं बात कर रहा था, ये प्रूफ कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं बैठा हूं ना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये ग्रीन पॉइंट को प्रूफ करना चाह रहा हूं। उसने यहाँ पे क्या किया, लेट मी जस्ट, हाँ ठीक है। तो यहां तक ये बात हो गई, ये फंक्शन हो गया। उस फंक्शन के बाद उसने लिखा this function y e minus by, this is equal to k e n x x minus m। ये ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है ये चीज? क्योंकि ये मुझे पता है, ये पहले मैं लिख चुका हूं, ये मेन इक्वेशन है। this comes from here, copy selected graphics, this comes from here, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना, मतलब ये जो पूरी बात है वो यहां पर इस तरह करके लिखी हुई है, ठीक है। Now, what is the next thing? Is equal to, अभी शायद आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये असल में चाह रहा है ये प्रूफ करना है कि ये ऑसिलेटरी बिहेवियर है, जो मैं आपको बहुत सिंपली प्रूफ कर दिया फेस पोर्ट्रेट और मैटलैब से। लेकिन वो न्यूमेरिकल रिजल्ट था और फेस पोर्ट्रेट आपने वहां से प्लॉट किया। ये यहाँ से मैथमेटिकली प्रूफ करना इसको चाह रहा है कि जेन्युइन रीजंस हो कि वाकई में दिस इज एन ऑसिलेशन, ठीक है। ये सारा मैथमेटिकल प्रूफ है उसका। अच्छा, के ई एन एक्स एक्स माइनस एम हो गया, विच इज इक्वल टू एस। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया, इसको रिप्लेस किया। यहाँ पे उसने रिप्लेस किया, द वैल्यू ऑफ के इज एस एम वाई। ये पहले मेरा अजम्पशन है। वो कैसे अजम्पशन है वो यहाँ पे मैं लिख चुका हूं ऊपर। द वैल्यू ऑफ के इज एस एम वाई, यहां से मेरा अजम्पशन है ये, इज दिस वन एस एम वाई। और आगे उसके आपके पास हो गया ई एन एक्स एक्स माइनस एम। ये बाकी चीज उसने यहाँ पे पूरी कॉपी कर दी, और ये सिर्फ के को उसने रिप्लेस किया एस एम वाई से। उसके बाद उसने कहा कि दिस एस ई एन एक्स एक्स एम इंटू एम वाई, मतलब मैं कोई फैक्टर को, कोई एक फैक्टर है मेरे पास जो कि ये पूरा का पूरा 1 से बड़ा है, ये पूरा का पूरा आपके पास ये 1 से बड़ा है, ये पूरे का पूरा, लेट सपोज ये 2 है 3 है कुछ भी है, जो कि एम वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास जब एफ वाई इज समथिंग विच इज इक्वल टू 2my, ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कि अगर एफ वाई का रिजल्ट कभी भी एम वाई से बड़ा होगा तो वाई का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, आप बैठ के इसको थोड़ा रिवाइंड करके बार बार देखना। ये मैं भी प्रूव कर चुका हूं कि अगर कोई भी वैल्यू आपके पास फंक्शन इसके अंदर अगर एम वाई से बड़ी हो जाए, आई कैन नॉट हैव एनी सोल्यूशन ऑफ वाई। तो यहां पर एफ वाई की जो वैल्यू आ रही है दैट इज समथिंग ग्रेटर देन एम वाई। तो दिस इज द प्रूफ दैट इफ यू टेक दिस पॉइंट x, then I can never have any value of y। तो इसका मतलब है मैं कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है अगर मेरा इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कहीं है ना, यहाँ पे कहीं है, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ये आप करके देखेगा, मतलब उसमें मैटलैब के अंदर इनिशियल कंडीशन आप यहाँ पे रख के देखेगा, यू कैन नेवर हैव अ सोल्यूशन। यहाँ तक बात हो गई? आई होप यू अंडरस्टैंड, या बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब अगर 2-3 आदमी मुझे जवाब दे दें तो ये कि आई कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। जैसा थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नहीं रिवाइज नहीं, ये अभी बहुत और बाकी है। मतलब ये कि अभी 6 पढ़ेंगे सर, फिर शायद कुछ समझ में आए। हाँ हाँ, क्योंकि लेट मी सॉल्व दिस थिंग नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो फर्दर आके एनालिसिस है ना, मतलब मुझे पता है कि इतने 2-2.5 घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद आदमी जो है ना, तो ये जो आखिरी स्लाइड है ना, ये 1-2 स्लाइड्स, क्योंकि आगे वाली चीज सारी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये लेक्चर कंप्लीट है सिवाय इसके। तो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन दिस स्लाइड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी कोई बात आप लोगों को असाइनमेंट या किसी के बारे में पूछनी हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या अभी पूछनी है तो अभी पूछ लो। आज के लेक्चर में काफी चीजें क्लियर हुई होंगी जो आपको कंफ्यूजन थी असाइनमेंट के बारे में। सर असाइनमेंट से अभी क्वेश्चन है। क्या जी? हेलो सर, एक APR टर्म आपने यूज की हुई है, मुझे उसके बारे में वो आप नेट से सर्च कर लो, वो सारी जो है ना ये कोई फाइनेंशियल टर्म्स हैं,
और वहां से आप यूज करो, देख लो तो बिल्कुल जो है ना, मतलब उसका ताल्लुक जो है ना वो मैथ से नहीं है, वो बेसिकली इनका जो है एनुअल समथिंग, कोई पता नहीं रेट होगा, कोई पता नहीं सूद का इंटरेस्ट का कोई रेट होगा, कुछ होगा, वो आप गूगल पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू यूज इट इन द मैथमेटिकल इक्वेशन। वो उसकी आर की वैल्यू कुछ बन रही होगी, रेट की वैल्यू बन रही होगी। वो आर जो आपके पास होता है ना, जो चैप्टर 1 के था, उससे रिलेशन है उसका एपीआर का असल में। लेकिन आप नेट पे सर्च करोगे आपको एग्जैक्टली वो बताएगा व्हाट इज एपीआर। ठीक है सर, और ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अभी ओपन कर सकें तो उसमें मॉडल असाइनमेंट मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन यू द असाइनमेंट किसी लेवल पे भी। नहीं सर, असल में वो जी जी ये क्वेश्चन में ही इशू है कि वो जो मॉडल है ना, जिस तरह अभी आपने एक्सप्लेन किया, असल में क्वेश्चन के अंदर गलती थी, मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था और वो मैंने क्वेश्चन फिर अपडेट कर दिया था। तो अगर आपने पुरानी असाइनमेंट देख रहे हो तो वो गलत है, उसमें वो सारा जो है अपडेटेड में भी साइन का इशू है कोई, आई थिंक बुक में जो मैं क्वेश्चन देख रही थी इट वाज डिफरेंट। नहीं, लेट मी हैव अ लुक माय सेल्फ, मैं खुद उसको गौर से देखता हूं थैंक यू। और फिर मैं आप लोगों को वर्जन 1.1 में सही है सर। मैं इंशाल्लाह मगरिब की नमाज ईशा के बाद आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लेकिन असाइनमेंट जो है ना, यू शुड नॉट डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स, और आपके पास ये है कि उसको खुद मेहनत से करो, और उसके अंदर मैं भी आपको हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि असाइनमेंट इज फॉर यू टू सॉल्व, फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो उसमें जितनी मेहनत आप कर सके, लेक्चर्स के अंदर जो मसला है ना वो जरूर आप मुझसे पूछोगे। लेक्चर्स के अंदर जो लेक्चर स्लाइड्स पे जो था वो आई विल ऑलवेज हेल्प यू, लेकिन मैं असाइनमेंट खुद देख लेता हूँ अभी जो है ना, मतलब थोड़ा टाइम के बाद जो है ना शाम में, कि उसमें क्या इशू है। वो जेन्युइन एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी, वो किसी ने पॉइंट आउट की थी, फिर मैं उसको करेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग बाकी कोई बात तो आप पूछ लेना उस पर। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।